हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस थर्ड लेक्चर जिसमें आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा SQC1 एंड SA220। तो हमने लास्ट वाले जो आप मान लीजिए लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने 4 एलिमेंट्स जो थे आपके डिस्कस कर लिए थे। एक था हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, दूसरा था हमारा सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तीसरा हमारा था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स के बारे में, एंड चौथा था हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से ये जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए क्विक रिकैप वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपके ही सॉफ्टवेयर में क्विक रिकैप सेक्शन में। वहां पे जाके आप सारे क्विक रिकैप्स को देख सकते हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्विक वे में ये पूरा जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो चलिए सर, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे 5th एलिमेंट के साथ जिसका नाम है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। कि सर अभी हमने देख लिया कि हमें क्या लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने ये देख लिया कि हम अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि सर हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, कंटिन्यू करना चाहिए क्या। फिर हमने देखा कि अच्छा हमें कौन कौन से लोग चाहिए होंगे काम को करने के लिए, एक्सेप्ट करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद। और अब हम देख रहे हैं कि हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया है, अब हम एंगेजमेंट को क्वालिटी के साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है पूरा क्वालिटी वाला, वो अब आपको मिलने वाला है। अब इसमें भी जो हमारा मेन टॉपिक आएगा वो आएगा आपका EQCR। वही EQCR जो हमने एक दो बार ऊपर डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, ऊपर मतलब पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वही EQCR यहां पे आपका आने वाला है। ठीक है, यस सर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। उसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि सर हम जब भी किसी से अगर हमें कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मैटर मिल जाए, कोई ऐसा मैटर मिल जाए जिसमें बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो, तो उस मैटर के लिए हम लेते हैं कंसल्टेशंस। तो यहां पे अगर आपको कभी भी पूछे कि हम कंसल्टेशंस कौन से मैटर्स के लिए लेते हैं, जो एकदम सिंपल वाले मैटर्स होते हैं उनके लिए हम थोड़ी किसी के साथ कंसल्ट करेंगे। भाई मैं तो एंगेजमेंट पार्टनर हूं यार, मैं एंगेजमेंट पार्टनर तभी बनाऊं जब मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा स्किल है, राइट। तो अगर मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा स्किल है, तो सिंपल मैटर्स तो मैं ही सुलझा लूंगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, जो कंटेंशियस मैटर्स होते हैं, कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्शियल। तो मैंने क्या किया है, आपकी कॉन्सेप्ट बुक में आप यहां पे भी देखेंगे ना, यहां पे आपकी कॉन्सेप्ट बुक में जहां पे भी आपके ट्रिकी वर्ड्स से, जो इंग्लिश के बहुत हाई-फाई वर्ड्स होते हैं जो हमें एक बार में पढ़ने के समझ में नहीं आते, उसके ब्रैकेट में मैंने सारे सिंपल इंग्लिश वर्जन लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट करके उसको याद रख पाए। कि कंटेंशियस ऐसे याद रखना इजी डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कंट्रोवर्शियल मतलब समझने के बाद उसको याद रखना इजी रहता है। इसलिए मैंने ये सारा काम भी आपके लिए कर रखा है। तो हमें डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स के लिए हमें कंसल्टेशन लेना है। अब सर मैं हूं एंगेजमेंट पार्टनर, मैं किसी फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब फर्म में काम करता हूं और फर्म के काम करते टाइम फर्म को एक ऑडिट मिला है, सपोज रिलायंस कंपनी का ऑडिट मिला है और मैं उस रिलायंस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मैं हूं एंगेजमेंट पार्टनर। अब मेरी फर्म में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग और भी पार्टनर्स होंगे, किसी और क्लाइंट के पार्टनर्स होंगे, मेरे जो फर्म के MD हैं, CEO है, वो लोग होंगे। तो क्या मैं सिर्फ अपने ही फर्म में कंसल्टेशन ले सकता हूं या फिर मैं बाहर वाली फर्म के साथ भी ले सकता हूं, बाहर किसी फर्म के बाहर किसी भी और लोग के साथ ले सकता हूं? तो ये बोल रहा है कि आप विद इन द फर्म भी ले सकते हो और आप बाहर किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो क्वेश्चन आपका यहीं पे बनेगा, मैं बता रहा हूं कि कंसल्टेशन ले लिया लेकिन बाहर से लिया, तो बताओ ले सकता था कि नहीं ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे इस पूरे चैप्टर के, दैट इज योर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। और जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ठीक है, जो हो रहा है वो रिव्यू और जो कर रहा है उसको हम रिव्यूअर बोलेंगे। अब सर ये होता क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, आप हो एंगेजमेंट पार्टनर, वैसे तो आपने बहुत सारे ऑडिट्स किए हुए, वैसे तो आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन आप कर रहे हो किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को खुद ही टेंशन रहती है कि भाई रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, हमको ऑडिट करने में कुछ दिक्कत हो गई, हम ऑडिट में कुछ पकड़ नहीं पाए, हमने कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया और बाद में किसी ने ऑडिट रिपोर्ट चेक करते टाइम पकड़ लिया कि हमने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, या फिर बाद में इस कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड मिल गया जो मैं अगर अच्छे से ऑडिट करता तो मुझे भी मिल जाता। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, इनका तो सारा स्क्रूटिनी होता है ना, ये हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ये सारा चेक बना के रखते हैं, तभी फ्रॉड बाहर निकल के आते हैं। तो ऑडिटर सबसे पहले तो एंगेजमेंट पार्टनर को टेंशन हो गई। दूसरा आप ये मानिए कि एंगेजमेंट पार्टनर जब वो ऑडिट करवा रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है? हमारे ये SQC1 बनने का मकसद क्या हुआ कि सर हमें कमर्शियल कंसीडरेशंस को ओवरराइड नहीं करना है, क्वालिटी को, हमें क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर क्या चाहेगा कि यार ये क्लाइंट ना मुझे 1 लाख रुपए ही दे रहा है, तो मैं ना इसमें बहुत सारे अपने लोगों को नहीं लगा सकता, मैं बहुत ज्यादा क्वालिटी के साथ काम नहीं कर सकता, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम के लिए अपने रिसोर्सेज को डिवोट नहीं कर सकता हूं, तो मैं अपने लोगों को बोलूंगा भाई तुम जल्दी जल्दी ऑडिट करके निपटा दो।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं हूं एंगेजमेंट पार्टनर, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। अब मुझे पता है कि भाई काम ऐसे ही टाइम पास में चल रहा है तो चलना है, तो अपना तो क्या है भाई, पैसे बच रहे, टाइम बच रहा है, लोगों का टाइम बच रहा है, उनको किसी और क्लाइंट में लगा दूंगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एंगेजमेंट पार्टनर का दिमाग भी ऐसे चलता है, क्योंकि भाई उसको तो अपने रिपोर्टिंग जो करनी है फर्म एमडी सीईओ को, वो तो प्रॉफिट के बेसिस पे करनी है कि भाई देखो मुझे इतना ऑडिट रेवेन्यू का क्लाइंट मिला था, मैंने तुम्हें इतने रिसोर्सेज को लगाया, इतना कॉस्ट मैंने लगाया और इतना प्रॉफिट मेरे पास बचा। अब ये भी सिचुएशन ना हो जाए, इसीलिए ये दोनों सिचुएशन को केटर करने के लिए हम लगाते हैं या फिर हम अपॉइंट करते हैं EQCR को, दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। नाम से ही बहुत क्लियर है, जो आपके पर्टिकुलर एंगेजमेंट में क्वालिटी को कंट्रोल करता है, उसको रिव्यू करता है कि आपने क्वालिटी को कंट्रोल किया है कि नहीं किया है। ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है ना, ये आपके क्या बोल रहा है, तो रुक जा, ये बोल रहा है कि भाई आपके एंगेजमेंट पार्टनर से भी ऊपर होता है इन टर्म्स कि भाई ये पूरे एंगेजमेंट का काम रिव्यू करता है, एंगेजमेंट पार्टनर से लेके आर्टिकल का काम रिव्यू करता है। अब आप बोलोगे अरे सर ये एक बंदा इतना सारा काम कैसे रिव्यू करता होगा सर, ये एक बंदा है इतना सारा काम रिव्यू करेगा, इसको कितना सारा टाइम लगेगा। मैं आर्टिकल था सर, मुझे पता है ना, मेरा काम रिव्यू करने में मेरे मैनेजर को कितना टाइम लगता था। आप बोल रहे हो पूरी ऑडिट टीम का काम एक बंदा रिव्यू करेगा, कैसे होगा सर? तो ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या रिव्यू करता है, कैसे रिव्यू करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यही डेफिनेशन आपको हर बार लिखनी ही लिखनी है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी EQCR का क्वेश्चन आ जाए आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है कि EQCR मतलब कौन बंदा होता है। EQCR सबसे पहली चीज, ये MCQ में भी आ चुका है, इट शुड बी मेंबर ऑफ ICAI, मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कोई फुल स्टॉप, एकदम कोई भी इसमें इफ बट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए। दूसरा, या तो वो अपनी फर्म का बंदा हो सकता है, या फिर आप अगर किसी बाहर वाले बंदे को एज एन EQCR अपॉइंट कर रहे हो तो वो सुइटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन होना चाहिए। सुइटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन होना चाहिए। सुइटेबली क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ, ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। लिस्टेड एंटिटी के केस में सुइटेबली क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, उस बंदे के पास, ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आके आपने EQCR बना दिया, बोले ये तो मेरा EQCR बन गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो टेस्टिंग ही नहीं कर सकता, इसको तो पता ही नहीं ऑडिट कैसे होता है, और ये मेरा EQCR बनेगा तो ये तो कुछ चेक ही नहीं करेगा। एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा सोचेगा ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई EQCR सिर्फ वही बंदा बन सकता है जिसके पास एंगेजमेंट पार्टनर जैसी औकात हो, जिसके पास एंगेजमेंट पार्टनर जैसा एक्सपीरियंस हो, अथॉरिटी हो, मतलब वो पहले एंगेजमेंट पार्टनर बन चुका हो किसी लिस्टेड कंपनी का, उसको पता है कि एंगेजमेंट पार्टनर का क्या रोल होता है या फिर ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू एक्ट एज एन एंगेजमेंट पार्टनर। वरना होगा क्या सर, अगर वो कम अथॉरिटी वाला बंदा हुआ तो एंगेजमेंट पार्टनर उसको आराम से डरा सकता है, धमका सकता है, दबा सकता है। इसलिए एंगेजमेंट पार्टनर के लेवल का बंदा होना चाहिए ताकि वो एंगेजमेंट पार्टनर के काम को भी रिव्यू कर पाए। ठीक है, तो सुइटेबली क्वालिफाइड का मतलब यही होता है। और ये टीम का बंदा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली एक्सटर्नल पर्सन टू द टीम होना चाहिए। अपनी ही टीम का बंदे को हम EQCR नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो टीम के बाहर का ही बंदा होना चाहिए। फर्म का भी हो सकता है, फर्म के बाहर का भी बंदा हो सकता है। और EQCR सिर्फ एक इंसान भी हो सकता है या फिर टीम ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है। टीम ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब क्या, 2-3 लोग मिलके भी साथ में एज अ EQCR अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, यस सर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपके न्यूमोनिक्स मतलब सॉरी MCQs में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब सर क्या EQCR सबको अपॉइंट करना पड़ता है? नहीं। आपकी जो लिस्टेड कंपनी है ना, अगर आपकी मतलब क्या, आप किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वो कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर आपको अपनी ऑडिट टीम में EQCR को अपॉइंट करना मैंडेटरी बन जाएगा, MCQ में आ चुका है। लेकिन अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब अदर्स मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, तो फिर आपकी खुद की फर्म, जिस फर्म में आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, उस फर्म को एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि अच्छा हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, अगर उस कंपनी का 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो हम EQCR अपॉइंट करेंगे, 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो हम EQCR अपॉइंट करेंगे। वो कंपनी खुद का क्राइटेरिया बना सकती है खुद के हिसाब से, लेकिन कंपनी को क्राइटेरिया जरूर बनाना पड़ेगा। और अगर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो वो अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन वो फर्म का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है EQCR अपॉइंट करने के लिए, तो आपको EQCR अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। लिस्टेड कंपनी के केस में तो आप कर दो, और अदर्स के केस में आप फर्म का क्राइटेरिया चेक कर लेना। अब मेरी जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि सर क्या EQCR सबका काम चेक करेगा, इतना सारा रिव्यू करेगा, क्या उसके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो EQCR इतना सब कुछ नहीं करेगा, वो सिंपली चेक करेगा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को।
सर ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बड़े बड़े, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं। जजमेंट्स का मतलब क्या होता है? हमारी खुद के जो हम मान लीजिए जो ऑडिटर, अब मान लीजिए सपोज एक हमारे पास रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी में आप मान लीजिए हमारे पास 1000 करोड़ ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं रोज। अमेजॉन में मान लीजिए, फ्लिपकार्ट में मान लीजिए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो क्या एज एन ऑडिटर मेरे को जो 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है, क्या मैं वो 1.5-2 महीने के टाइम में पूरे इतने सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकता हूं? 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूं? नहीं सर। तो मैं क्या करता हूं सर वहां पे? मैं करता हूं सैंपल। मैं उनकी सैंपल्स निकालता हूं, उनमें से कुछ सैंपल्स निकालता हूं और फिर उन पे मैं प्रोसीजर्स करके ये चेक करता हूं कि हां भाई ये सैंपल में कोई मिस स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे ऐसे 5-6:30 में। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि मैं जजमेंट लेता हूं कि मुझे कितने सैंपल्स लेने चाहिए, उस 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन में से कौन से सैंपल्स में आने चाहिए, कौन से ट्रांजैक्शन मुझे सैंपल में सिलेक्ट करने, ये सारा जजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट के पार्ट से बताओ तो मैनेजमेंट खुद एक जजमेंट लेता है कि सर मुझे, आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, प्रोविजन कितने बनाने चाहिए, मेरे प्रोविजन कितने होने चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे, फ्यूचर ट्रेंड्स के बेसिस पे क्या प्रोविजंस मुझे बनाने चाहिए। तो ये जितने भी जजमेंट्स हैं, और उसमें भी सारे जजमेंट्स नहीं, जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, उन सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को इवैल्यूएट करने का काम, रिव्यू करने का काम हमारे EQCR का होता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, जब भी हम आर्टिकलशिप करते थे तो हम आर्टिकल्स से, ठीक है, आर्टिकल्स का काम अगर हमारा मैनेजर एक बार रिव्यू कर ले तो थोड़ी बहुत हमें ना दिमाग में थोड़ा सा शांति मिलता था कि हाँ भाई अब मैंने जितना काम किया है वो मेरे मैनेजर ने रिव्यू कर लिया है। अब अगर कुछ फटेगा, मतलब अगर कुछ मेरे काम में गलतियां निकली या फिर बहुत बड़ी मिस्टेक निकली तो वो मैनेजर के ऊपर भी आएगा, क्योंकि मैनेजर ने मेरा काम रिव्यू किया था तो वो अपने रिव्यू में ये सारी चीजें नहीं निकाल पाया। तो मतलब जब एक बार रिव्यू हो जाता है ना किसी के भी काम का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हद से कम हो जाती है। तो अब यहां पे क्या होने लगा, एंगेजमेंट पार्टनर को जैसे ही पता चला ना कि उसके ऊपर भी एक और बंदा आएगा जो पूरे एंगेजमेंट की क्वालिटी को रिव्यू करेगा, तो एंगेजमेंट पार्टनर एकदम चिल रिलैक्स मोड में हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि यार मेरे ऊपर एक और बंदा आ रहा है, वो मेरा पूरा काम, मेरी पूरी टीम का काम रिव्यू करेगा जो मैं करता था, और वो मेरा भी काम रिव्यू करेगा, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो गई ना, क्योंकि मेरे से ऊपर तो एक बंदा आ गया। अब अगर कुछ भी फटा, अगर कुछ भी बहुत बड़ा ब्लंडर निकला तो मैं तो ऐसा बोल दूंगा, देखो भाई हमारा काम ना EQCR ने रिव्यू किया था, तो आप EQCR को जाके पकड़ो, उसने ये सारा हमें बताया नहीं, ऐसा ऐसा होता है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि ये जब EQCR होता है उससे एंगेजमेंट पार्टनर की स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। एंगेजमेंट पार्टनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट के लिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेसिक लेक्चर में कि एंगेजमेंट पार्टनर इज द सुप्रीम पर्सन इन एन ऑडिट एंगेजमेंट टीम। उसकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर ही पूरी अथॉरिटी होती है। तो यहां पे भले ही आप EQCR करा लो, भले ही आप कुछ भी करवा लो, लेकिन आपकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। आप कभी भी EQCR पे दोष नहीं डाल सकते, ठीक है। यस सर, एक बार हम इसको पूरे जो भी हमने पढ़ा है इसको कॉन्सेप्ट बुक से एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में। एंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम हमें यह ध्यान देना है कि हम कंसल्टेशन ले तो सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट या फिर कंटेंशियस मतलब कंट्रोवर्शियल मैटर्स के लिए ही ले सकते हैं। क्या अंदर वाले लोगों से ले सकते हैं, बाहर वाले लोगों से ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स जो आपके फर्म के विद इन है या फिर कोई फर्म के आउटसाइड इंडिविजुअल से आप उनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। यस सर, अब आता है आपका मेन टॉपिक EQCR। EQCR मतलब क्या, ये सबसे पहला तो एक मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। दूसरा, ये इंटरनल बंदा भी हो सकता है, आपकी फर्म का इंटरनल बंदा हो सकता है, या फिर सुइटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। सुइटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन का मतलब क्या हुआ, वो बंदा जिसके पास एंगेजमेंट पार्टनर जैसी कैपेबिलिटीज है एंड कॉम्पिटेंस है। सुइटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन मतलब जिसके पास एंगेजमेंट पार्टनर जैसा CCTR, TR हटा दो बस, यहां पे CC रखो, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस है। या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कोई टीम हो सकती है इन सारे इंडिविजुअल्स की। मतलब ये जो इंडिविजुअल्स एलिजिबल है टू बी एन EQCR, वो आपस में टीम बना लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हम होंगे तुम्हारे EQCR, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के केस में स्पेसिफिकली बोला गया है कि EQCR के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी होनी चाहिए टू एक्ट एज एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब उसके पास खुद के पास ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, खुद के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एंगेजमेंट पार्टनर भी बना जा सकता है लिस्टेड एंटिटी का। ये उसके पास होना चाहिए, औकात होनी चाहिए एंगेजमेंट पार्टनर बनने के। सिंपल से केस में अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। यस सर, अब ये क्या करता है सर, EQCR का काम क्या होता है, ये रिव्यू करता है, इवैल्यूएट करता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो भी हमने एंगेजमेंट में लिए हैं, ऑडिटर ने जो भी लिए, मैनेजमेंट ने जो भी लिए, वो सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करता है। लेकिन इससे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिड्यूस नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, MCQs में पूछा जा चुका है। अब ये सर सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी होता है, अदर्स के लिए फर्म को खुद का क्राइटेरिया बनाना है EQCR
EQCR को अपॉइंट करने के लिए फर्म के क्राइटेरिया के हिसाब से हम EQCR को अपॉइंट करेंगे। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सर हमें? ये बोल रहा है GVN Associates आर ऑडिटर्स ऑफ a listed company involved in fintech sector. The engagement team is stuck up with some issue pertaining to a particular Ind AS applicable to the company. They have framed a query and sent it to ICAI for expert opinion on the matter. The issue was resolved upon receipt of expert opinion. Since expert opinion was provided by ICAI, the engagement team was of the view that appointment of EQCR has lost its relevance. Do you agree? यहाँ पे क्या हुआ सर, हमारी एक GVN and Associates है, वो ऑडिटर है किसके? लिस्टेड कंपनी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, लिस्टेड कंपनी के वो ऑडिटर हैं, ठीक है। एंगेजमेंट टीम को कुछ इशू मिला कि भाई कहां पे इंड एस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने एक क्वेरी बनाई, आईसीआई को ही सीधा दे मारी कि भाई लो ये हमारी क्वेरी है, इसका आंसर दो। अब आईसीआई ने क्या किया? आईसीआई ने उसका रिजोल्यूशन दे दिया, उसका सॉल्यूशन दे दिया। अब ये लोग सोच रहे हैं यार देखो आईसीआई ने मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन दे दिया, अब मुझे EQCR अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। EQCR अपॉइंट करना हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है EQCR की। क्या आप एग्री करते हैं? तो यहां पे आपको देखना था कि सर ये लिस्टेड कंपनी है और हमने पढ़ा हुआ है कि सर लिस्टेड कंपनी में EQCR मैंडेटरी होता है। क्या हमने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं आईसीआई का अगर ओपिनियन लिया तो EQCR नहीं अपॉइंट करना होगा? नहीं सर, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, मतलब हमें EQCR को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो EQCR इन लिस्टेड कंपनी इज मैंडेटरी। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ ICAI ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन का इशू होता है, इसलिए ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर है ये सेपरेट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इन ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सेपरेट है और ICAI से पूछना एक सेपरेट बात है, अलग अलग बात है। दोनों को मिक्स मत कीजिए, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं SQC1 के कुछ पॉइंट्स की, फिर हम बात करेंगे SA 220 के पॉइंट की। आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में सारा SQC1 चल रहा है, राइट में आपका सारा SA 220 चल रहा है, ठीक है। यस सर, चलिए तो अब हम बात करते हैं SQC1 में कंसल्टेशंस विद EQCR। अब यहां पे क्या होगा सर, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला कि यार मुझे बताओ मैं कैसे ऑडिट करूं। आप हो EQCR, आपको एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला यार आप मुझे बताओ मैं ऑडिट कैसे करूं। अब आप एज एन EQCR अगर आपने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे ऑडिट करना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे कंक्लूजन निकलेगा, आपको ऐसे ऐसे जजमेंट लेनी चाहिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप जब अपना रिव्यू शुरू करेंगे और उसमें अगर आपको कुछ गड़बड़ मिल गई, उसमें आपको अगर कुछ ऊपर नीचे मिल गया, तो फिर आप क्या उसमें गलतियां निकाल पाओगे? क्या आप बोलोगे कि भाई आपने तो गलत ऑडिट किया, आपको तो ऐसा ऑडिट नहीं करना चाहिए था, ये आता तो आपको ये करना चाहिए था? नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उनको बोल दिया कि भाई आपने गलती करी, तो वो तो सिंपली बोलेंगे भाई तूने बोला था ये करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये चीज ना हो, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि भाई EQCR के साथ कंसल्टेशंस नहीं लिया जा सकता। एंगेजमेंट पार्टनर कैन नॉट कंसल्ट विथ EQCR के साथ हम कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? ताकि EQCR ऑब्जेक्टिव रहे। ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट रहना, बिना किसी के दबाव में आना, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आना, बिना किसी के प्रेशर में आना, अपने हिसाब से अपने माइंड के साथ वो कोई डिसीजन लेना या फिर अपना काम करना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रहना। तो अगर आपने EQCR से कंसल्टेशन ले ली तो उसके पास प्रेशर आ जाएगा जब वो अपना रिव्यू करने जाएगा कि भाई वो आपके काम को गलत नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने ही बोला है आपको ऐसा काम करने के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कंसल्टेशन विद EQCR में क्या बोलना है, आपको एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई देना है। यहां पे ये लोग क्या लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो भाई EQCR जो है उसका ऑब्जेक्टिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ऐसा भी नहीं बोल सकते EQCR को कि जाओ मेरा इन्वेंट्री काउंट करके आ जाओ ना, जाओ बैंक से कंफर्मेशन लेके आ जाओ ना। मतलब आप किसी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए EQCR को नहीं बोल सकते, आप ऑडिट में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी EQCR को नहीं बोल सकते। एंड साथ ही साथ EQCR आपके ऑडिट में डिसीजंस नहीं ले सकता है। EQCR आपके डिसीजंस नहीं ले सकता है। लेकिन ये तो हमने पहले सब मना कर दिया, लेकिन हम एक डिप्लोमेटिक आंसर ऐड कर देंगे कि EP चाहे में लिखा है यहां पे, EP चाहे तो वो कंसल्ट कर सकता है EQCR से, मैंडेटरी नहीं है। EP को अगर लगता है कि भाई ये इतना बड़ा मैटर है, इसमें तो एक बार मुझे EQCR से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर EP चाहे तो वो कंसल्ट कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस मैटर की वजह से EQCR की ऑब्जेक्टिविटी और एलिजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब उस मैटर के सिग्निफिकेंट मैटर के डिस्कशन के बाद, कंसल्टेशन के बाद भी EQCR ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ये बात सिंपल सी आपको ध्यान रखनी है। आप ले सकते हो, पहले मना कर देना, फिर बोल देना आप ले सकते हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करना ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी को। अब यहां पे आपके कुछ MCQs आए हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। आप मुझे क्या बताइए यार, मेरा जो रिव्यू करेगा बंदा, क्या मैं अपने रिव्यूअर को अपॉइंट कर सकता हूं क्या? आप एज ए CA फाइनलिस्ट, क्या आप अपने पेपर, आपने जो पेपर लिखा ऑडिट का, वो पेपर के लिए क्या आप अपने चेकर को अपॉइंट कर सकते हो क्या? अगर ऐसा होने लग गया ना भाई, फिर तो मैं अपने जान पहचान वालों को बिठा दूंगा, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे सारे स्टूडेंट्स के, अनलेस किसी का नेटवर्क ना हो तो।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, और यहां पे भी ऐसा नहीं होगा कि एंगेजमेंट पार्टनर खुद ही बोलेगा कि मेरा तो यही EQCR होना चाहिए, तो ये गलत है। एक MCQ आया हुआ है कि एंगेजमेंट पार्टनर हिमसेल्फ कैन नॉट अपॉइंट EQCR, वो खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है। एंड दूसरी चीज कि सर EP और EQCR आपस में मिल गए, दोनों आपस में काम भी कर रहे हैं, EQCR रिव्यू भी कर रहा है, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है EQCR के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, EQCR का क्या रोल है, EQCR की क्या अथॉरिटी है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए बिटवीन EQCR एंड एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, आपको एक फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर बनाना ही पड़ेगा। आप मुंह बोले कामों पे नहीं जा सकते हो, आपको लिख के बताना पड़ेगा क्या काम है एंगेजमेंट EQCR का। ठीक है, यस सर। और लास्ट में ये बोल रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे ना आप बिना EQCR की कंसल्टेशन के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन वाला टॉपिक है, मतलब वो ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने EQCR की कंसल्टेशन के बिना आप आगे बढ़ गए और आपने पूरा ऑडिट उसके बेसिस पे कर दिया और बाद में पता चला कि यार ये ऑडिट तो हमने गलत कर दिया है, तो फिर आपके पूरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मुझे सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा EQCR से। तो आपको ये इंश्योर करना है कि EQCR वो सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन देने के बाद भी ऑब्जेक्टिव रहे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे EQCR ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाता है, क्यों नहीं रह पाता है? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सर EQCR को बोल दिया गया कि आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली मुझे ऑडिट में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के क्लाइंट को, या फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वो सिचुएशन का अगर EQCR ने आपको कुछ बता दिया, EQCR ने अगर आपको डिटेल्ड प्रोसीजर्स बता दिए, तो मतलब वो EQCR ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। अब EQCR वो काम को चेक कैसे कर पाएगा? जो अपने काम को गलत तो नहीं बोल सकता वो। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे अगर EQCR ऑब्जेक्टिव रह रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर तो जितनी कंसल्टेशन लेनी है ले लो। लेकिन अगर कोई ऐसी कंसल्टेशन आ जाए जिसमें EQCR ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। या तो आप EQCR को चेंज कर दो, किसी और बंदे को बना लो EQCR, इस बंदे को आप EQCR नहीं बना सकते, या फिर आप वो कंसल्टेशन किसी और से ले लो। या तो आप EQCR चेंज कर दो, किसी और को EQCR बना दो। अगर आपको इसी बंदे को EQCR बनाना है तो फिर आप वो कंसल्टेशन किसी और से ले लो, फिर आप EQCR से कंसल्टेशन नहीं ले सकते। मतलब द प्रायोरिटी और जब क्या बोलते हैं, द ओवरराइडिंग इफेक्ट शुड बी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। EQCR की ऑब्जेक्टिविटी हमारे लिए सबसे ऊपर है, उससे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए एक बार पढ़ लेते क्या बोल रहा है सर कंसल्टेशन विद EQCR में। सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसके ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंगेजमेंट में, या फिर ये कोई डिसीजंस भी नहीं बनाएगा टीम के लिए। EP चाहे तो वो कंसल्ट कर सकता है EQCR को ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, लेकिन वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर कंसल्टेशन सिग्निफिकेंट बन जाते हैं तो EQCR को ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप किसी और इंडिविजुअल को EQCR बना लो या फिर किसी और पर्सन से कंसल्टेशन ले लो, लेकिन आप EQCR से कंसल्टेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, यस सर। एक बार करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 9? ये बोल रहा है PQR and Associates are the statutory auditors of a listed company. There arose an issue during the course of audit relating to related party transactions. The engagement partner wants to consult EQCR on this matter during the course of audit process itself. Can he consult with engagement EQCR discuss? अब यहाँ पे बोला गया सर, यहाँ पे कुछ इशू आ गया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का। एंगेजमेंट पार्टनर को बोल रहा है यार मुझे ना EQCR से कंसल्ट करना पड़ेगा इस मैटर के लिए, और वो भी ड्यूरिंग द ऑडिट ही करना पड़ेगा। क्या वो EQCR से कंसल्ट कर सकता है? तो मैंने आपको बोला था सर हमें डिप्लोमेटिक रिप्लाई देना है, पहले तो बोलना है यार नहीं 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 नहीं, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज ना करो तो यहां पे बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिव्यूअर। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना नेसेसरी है। पार्टिसिपेशन भी नहीं कर सकते हैं, डिसीजंस भी नहीं ले सकते। हाउएवर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। सिंपल सी लाइन है, सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोलते हैं कि सर जब EQCR ऑडिट कर रहा है लिस्टेड एंटिटीज का, EQCR को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसको क्या क्या चीजें चेक करनी है। EQCR में बन तो गया सर, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो यहां पे बोल रहे हो कि अगर आप EQCR बन रहे हो ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, यहां पे ध्यान दीजिएगा लिस्टेड एंटिटी की बात हो रही है, तो लिस्टेड एंटिटी का अगर आप EQCR बन रहे हो तो आपको ये मैटर्स ध्यान में देखने हैं। एज पर SQC1 आपको ये मैटर्स ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से मैटर्स हमें ध्यान में रखने हैं सर? सबसे पहली चीज आप ये मान लीजिए कि मुझे एज एन EQCR क्वालिटी कंट्रोल करना है। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया, क्वालिटी को चेक करना है। अब पूरी टीम ने क्वालिटी के साथ काम किया होगा, इसका सबसे पहला प्रीमाइस और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस वाला जो मैटर होता है वो होता है इंडिपेंडेंस चेक करना।
कि भाई इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है, मैं जिस टीम का ऑडिट करने, मैं जिस टीम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने जा रहा हूं वो टीम इंडिपेंडेंट थी या फिर नहीं थी। अगर इंडिपेंडेंट नहीं थी फिर तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी के साथ काम नहीं किया होगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट होगा, सबसे पहली चीज जो मैं चेक करूंगा वो चेक करूंगा मैं इंडिपेंडेंस। दूसरा मैं ये चेक करूंगा, मैंने इंडिपेंडेंस चेक कर लिया, अब मेरा काम क्या आता है? मेरा काम आता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करना, राइट? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करना। अब सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कहां कहां पे लेता है ऑडिटर? जहां जहां पे आपके, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना बेसिक्स में, कि एक रिस्क होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, फिर ऑडिटर्स उस पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सब बेसिक्स में मैंने आपको बताया था। तो वो जो रिस्क होते हैं ना, उसमें भी दो टाइप के रिस्क होते हैं। हमें वो छोटे मोटे रिस्क से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है सिग्निफिकेंट रिस्क से। कौन से रिस्क से फर्क पड़ता है? इधर देखिए, हमें सिग्निफिकेंट रिस्क से फर्क पड़ता है। तो हम चेक करेंगे एज एन EQCR कि अच्छा मुझे सिग्निफिकेंट जजमेंट देखना है, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट आपने सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया में लिया होगा, तो मैं सिग्निफिकेंट रिस्क चेक करूंगा आपका कि सिग्निफिकेंट रिस्क में आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। दूसरा मैं ये देखूंगा सर जजमेंट, आपने कौन कौन से ऐसे एरिया से जहां पे जजमेंट लिया है, मैनेजमेंट के कौन कौन से एरिया से जहां पे मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया है, और वो जजमेंट सही है कि नहीं है। जजमेंट फिर मैं चेक करूंगा सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क की वजह से क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट। तो मैं ये चेक करूंगा कि आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिले थे क्या। वो मिस स्टेटमेंट मिले तो उस मिस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस कितनी थी, मतलब इंपॉर्टेंस कितनी थी, कितने बड़े वो मिस स्टेटमेंट थे। वो मिस स्टेटमेंट मिलते हैं, सपोज आप ऑडिटर हो, आप गए चेकिंग करने, आपको मिस स्टेटमेंट मिले। अब मिस स्टेटमेंट मिलना इज वेरी नॉर्मल, मैं आपको बता दूं मिस स्टेटमेंट मतलब क्या, कुछ भी ऊपर नीचे मिल गया, वो वेरी नॉर्मल। दिक्कत तब आती है जब आपने वो मिस स्टेटमेंट लिया और वो मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट को बता दिया कि देखो भाई ये मिस स्टेटमेंट, इसको आप करेक्ट कर लो। अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया तब तो सब कुछ सही है, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ भी गलती हो जाती है यार, इतना बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो गलती हो जाती है। तो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया, हमने भी करेक्ट कर लिया, हमने बता दिया, सब कुछ सही हो गया, हम अपना रिपोर्ट क्लीन दे देंगे। दिक्कत होती है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स में, कि जो मिस स्टेटमेंट हमें मिल गया, हमने मैनेजमेंट को बता दिया, लेकिन मैनेजमेंट तभी भी करेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमें यहां पे एज एन EQCR हमें यह चेक करना है कौन से ऐसे मिस स्टेटमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिए, कौन से ऐसे मिस स्टेटमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए। ठीक है, अब ये सारा काम जब मैं कर रहा हूं तो मैं साथ ही साथ अपने एंगेजमेंट पार्टनर, जो भी मेरे टीम है एंगेजमेंट टीम, उन सबके वर्किंग पेपर्स भी देख लूंगा। सिलेक्टेड वर्किंग पेपर्स को देखूंगा मैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें, सिग्निफिकेंट जजमेंट वाली चीजें, उन सबके वर्किंग पेपर्स को, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मैं चेक कर लूंगा। साथ ही साथ उन्होंने क्या कंसल्टेशन ली थी, क्या कंक्लूजन बनाया था, वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, वो मैं चेक कर लूंगा। मैं मैनेजमेंट के साथ चाहे तो मैं मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता हूं, TCWG के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, वैसे कैसा रहा ऑडिट, क्या क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सारी चीजें जानने के लिए। और लास्ट में मैं ये चेक करूंगा कि सर सारा काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट लिख के देते हैं। तो मैं ऑडिट रिपोर्ट देख लूंगा कि भाई एज पर सर्कमस्टेंसेस जैसी रिपोर्ट बननी चाहिए थी वैसी रिपोर्ट आपने बनाई है कि नहीं बनाई है, मतलब रिपोर्ट्स एप्रोप्रिएट हैं या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर, एक बार कॉन्सेप्ट बुक से इसको सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या करना है सर? सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे फर्म की इंडिपेंडेंस का उस स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए। इस स्पेसिफिक एंगेजमेंट में ये जो फर्म की टीम है ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। दूसरा, सिग्निफिकेंट रिस्क जो आइडेंटिफाई हुए थे ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, उसको मैं देखूंगा। एंड दूसरा, उस सिग्निफिकेंट रिस्क पे आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है उसको मैं देखूंगा। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था बेसिक्स में, एक होते हैं हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर उसके बेसिस पे हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। तो यहां पे मैं वही देखूंगा कि कौन से मेरे सिग्निफिकेंट रिस्क थे एंड उसमें मैंने क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए, क्या कैसे मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया उस रिस्क को। नेक्स्ट मैं देखूंगा क्या जजमेंट्स बनाए थे हमने, पर्टिकुलरली कौन कौन से चीजों के लिए, मटीरियलिटी के लिए हमने क्या जजमेंट्स बनाए। सर मटीरियलिटी मतलब क्या होता है? आपको याद है मैंने बेसिक्स में बताया था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होता है, जो बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट होती है, वो अमाउंट जिससे हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, वो अमाउंट ऑडिटर डिसाइड करता है। उसके ऊपर अगर कोई भी अमाउंट आए तो उसको हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मानते हैं, उसके नीचे अगर कोई भी अमाउंट आए तो उसको हम इममटेरियल मिसस्टेटमेंट मानते हैं। तो वो जो मटीरियल अमाउंट है उसको ही हम मटीरियलिटी बोलते हैं, मटीरियलिटी लेवल बोलते हैं। तो जजमेंट देखेंगे कि आपने मटीरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड किया है, आपने सिग्निफिकेंट रिस्क, ये रिस्क सिग्निफिकेंट है ऐसा आपने कैसे डिसाइड किया है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, क्या आपके करेक्टेड और अनकरेक्टेड जो मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कितने इंपॉर्टेंट वाले आपके करेक्टेड मिसस्टेटमेंट थे, कितने बड़े आपके अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, ये हम चेक करेंगे।
नेक्स्ट, क्या जो हमने वर्किंग पेपर्स, हम कुछ वर्किंग पेपर सिलेक्ट करेंगे रिव्यू के लिए, क्या उस वर्किंग पेपर पे आपने कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, क्या आपने कंक्लूजन्स के बारे में लिखा हुआ है कि भाई आपके क्या कंक्लूजन्स थे, आपकी क्या राय थी, आपकी क्या ओपिनियन थी, वो आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा है। नेक्स्ट, क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन आपने ली है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, एंड उस कंसल्टेशन से क्या इन कंक्लूजन्स निकल के आया, वो भी हम चेक कर लेंगे, क्या वो कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, क्या मैटर्स हमें कम्युनिकेट करने, इधर देखिए, क्या मैटर्स हमें कम्युनिकेट करने TCWG को, मैनेजमेंट को एंड अदर पार्टीज को, एज सच एज रेगुलेटरी बॉडीज, हमको कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने हो तो। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपने जो रिपोर्ट इशू करी है वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है सर? सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना था वहां पे आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है कि नहीं दिया है। अब सर इस इतने सारे पॉइंट्स इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद की टेंशन तो मैं होना इधर करवाता हूं आपको, यार टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, मैं चेक करने जा रहा हूं लिस्टेड एंटिटी को। मेरा सबसे बड़ा पर्पस जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंस चेक करना, कि ये भाई इंडिपेंडेंस है या फिर नहीं है। अगर एंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट ना निकले तो ये मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है कि भाई पूरा एंगेजमेंट टाइम पास में परफॉर्म किया होगा अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो। अब ये रिस्क सिग्निफिकेंट है, ये मुझे कैसे पता चला? मेरी जजमेंट के बेसिस पे पता चला कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर रिस्क है ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये वाला जो पर्टिकुलर रिस्क है ये सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। ये मैं जजमेंट के बेसिस पे पता लगाता हूं। और जजमेंट के बेसिस पे मैं एक और चीज पता लगाता हूं कि कौन सी मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट है। तो जजमेंट के बेसिस पे मैंने पता लगाया कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है, जजमेंट के बेसिस पे मैंने पता लगाया कौन सा मिसस्टेटमेंट सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट है। अब अगर मुझे कहीं पे भी मिसस्टेटमेंट मिल गई तो मैं ये चेक करूंगा भाई इन्होंने काम अच्छे से किया है कि नहीं किया है। वर्किंग पेपर्स को सिलेक्ट करके मैं वर्किंग पेपर देखूंगा एंड साथ ही साथ उस सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन्स देखूंगा, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन्स लूंगा। और ये सारा कंक्लूजन्स एंड एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस मैं किसके साथ करूंगा सर? TCWG के साथ करूंगा, कम्युनिकेट कर दूंगा TCWG को। और लास्ट में मैं जो रिपोर्ट बनाऊंगा वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन द सर्कमस्टेंसेस। ऐसे करके आप 5-6 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं हमारे EQCR की डॉक्यूमेंटेशन को, कि EQCR को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करके चलनी पड़ती है। EQCR को भी खुद का डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ना, हर एक टीम मेंबर को लिखना पड़ता है उसने क्या किया, कैसे किया, क्या एविडेंस लिए, क्या कंक्लूजन बनाए, वैसे ही हमारे EQCR को भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ये जो EQCR डॉक्यूमेंटेशन है ये आपके दोनों का पार्ट है। कहां गया सर EQCR का डॉक्यूमेंटेशन? EQCR, ये रहा हमारे EQCR का डॉक्यूमेंटेशन। ये आपके SQC1 एंड SA220 दोनों डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब दोनों एसए स्टैंडर्ड्स का पार्ट होता है। कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है EQCR को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है सर। सबसे पहले मैं गया EQCR करने, मतलब रिव्यू करने, तो मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे बेसिक क्या आता है सर? मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, कौन कौन से मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। दूसरा, ये जो मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था, ये प्रोसीजर्स क्या मैंने ऑडिट से पहले कंप्लीट कर लिए या फिर नहीं कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक पॉइंट है जो आपके बाद में आएगा। ये पॉइंट क्या आता है सर? यहां पे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं कि आपको ना जो भी आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो, एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट देता है उसमें वो अपनी साइन करता है। EQCR का कहीं पे साइन वाइन नहीं आता है, एंगेजमेंट पार्टनर बस अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है उसमें वो साइन करता है। तो ये बोल रहे हैं जिस दिन आपने अपनी रिपोर्ट को साइन कर दिया, जिस दिन आपने अपनी रिपोर्ट को डेट डाल दी, जैसे आप मान लीजिए ना एक डेट होती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट, उसमें ना एक डेट का कॉलम होता है, वहां पे जैसे ही आपने डेट डाल दी, सपोज हम डेट डाल रहे हैं 1/5/2026 की, ठीक है, जैसे ही आपने ये डेट डाल दी, इस डेट का मतलब क्या होता है? इस डेट तक आपको सारे के सारे जितने भी आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए थे वो सारे के सारे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको मिल चुके हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो ये बोला जाता है एंगेजमेंट पार्टनर को कि आप ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट तब तक मत डालिए जब तक आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिले हो। जिस दिन आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, जिसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उस दिन आप इस डेट को डालिए। और यहां पे एक और कंडीशन इन्होंने ये अप्लाई कर दी कि आप अपनी रिपोर्ट की डेट तब तक नहीं डाल सकते हैं जब तक आपका EQCR कंप्लीट ना हो चुका हो। अब सर इसका क्या लॉजिक हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, मेरे ऊपर एक बंदा बैठा है, ठीक है, EQCR है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है यार मैंने बहुत गड़बड़ करी है काम में, ठीक है, मैंने क्वालिटी के साथ काम नहीं किया। तो मैं क्या करता हूं, मैंने उनको बोलता हूं टीम को, भाई तुम जल्दी जल्दी ऑडिट करो, जल्दी जल्दी मैं रिपोर्ट बनाता हूं, साइन करके मैं पार्टी को दे आता हूं, मतलब क्लाइंट को दे देता हूं। अब ये EQCR रिव्यू करता रहे, ये कुछ भी गलतियां निकालता रहे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है यार, मैंने तो ऑडिट रिपोर्ट दे दी ना। ऑडिट रिपोर्ट में तो कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकते, मैंने तो क्लाइंट को दे दी।
तो इसीलिए ये चीज को रोकने के लिए यहां पे लिखा गया है कि EQCR के खत्म होने से पहले आप अपनी रिपोर्ट को डेट नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी रिपोर्ट पे डेट नहीं लिख सकते। जब EQCR खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट लिख सकते हो, क्योंकि अगर EQCR में अगर कुछ ऊपर नीचे मिल जाता है, कुछ गड़बड़ मिल जाती है, तो हम उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और EQCR का एक काम ये भी होता है, ये चेक करना कि रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। ऑब्वियसली ये ड्राफ्ट रिपोर्ट की बात कर रहा है कि जो भी आपकी ड्राफ्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी वो EQCR चेक करेगा। उसने चेक कर दिया, फिर आप उसने EQCR खत्म कर लिया, फिर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डाल सकते हो। ठीक है, यस सर। तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि हमें जो अपना EQCR है वो ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले खत्म करना है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले खत्म करो, जो प्लान ऑडिट रिपोर्ट डेट होगी। और दूसरा, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप तब तक अपनी रिपोर्ट पे डेट नहीं डालोगे जब तक EQCR खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, यस सर। एंड लास्ट में हमें ये देखना, अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये मेंटेन करना है कि क्या हमें कोई ऐसे अनरिजॉल्व्ड मैटर्स मिले, क्या हमें ऐसे कोई अनरिजॉल्व मैटर्स मिले जिससे हमें यह पता चलता हो कि सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो है वो इनएप्रोप्रिएट नहीं थे। क्या बोला मैंने? क्या हमें कोई ऐसे मैटर्स मिले, कोई ऐसे, मान लीजिए आप ऐसे कुछ कंसल्टेशंस मिले, कुछ अनरिजॉल्व मैटर्स मिले जिससे मुझे ये लग रहा है कि जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ऑडिटर ने लिया है ना वो एप्रोप्रिएट नहीं है। आपके जो कॉन्सेप्ट बुक में इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखा हुआ वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ये चार चीज जो है ये मुझे तीन चीज जो है ये मुझे अपने EQCR डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट बुक में क्या लिखा हुआ है सर? EQCR डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमें क्या डॉक्यूमेंट करना है, EQCR को क्या डॉक्यूमेंट करना है? सबसे पहला, जो प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए, जो फर्म की पॉलिसी में लिखे हुए थे, वो प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए कि नहीं किए। फर्म की पॉलिसीज में भी लिखे होंगे कि सर अच्छा ये EQCR हो गया तो इसको ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो वो प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए कि नहीं किए। दूसरा, EQCR ने क्या कंप्लीट किया खुद का रिव्यू बिफोर रिपोर्ट इज इशूड, रिपोर्ट को इशू करने से पहले क्या आपने अपने रिव्यू खत्म कर लिया है। एंड तीसरी चीज, ध्यान दीजिएगा क्या वर्डिंग लिखी गई है, EQCR को ऐसे कोई भी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स के बारे में नहीं पता है जिससे उसको ऐसा लगता कि जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हुए हैं, जो भी कंक्लूजन्स बनाए गए हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं हैं। क्या बोला मैंने? एक बार वापस सुनिए। EQCR को ऐसे कोई भी अनरिजॉल्व मैटर्स के बारे में नहीं पता है जिससे उसे ऐसा प्रतीत होता, उसे ऐसा लगता कि जो भी हमारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है, जो भी कंक्लूजन्स बनाए गए हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है। अब यहां पे आप सिंपली, अगर आपको सिंपल समझना हो तो नॉट को काट दीजिए कि हमें ऐसे कोई भी, मतलब बेसिकली आपके जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है एंड कंक्लूजन्स है वो एप्रोप्रिएट हैं। ठीक है, या सर हमें कोई भी ऐसे अनरिजॉल्व मैटर्स के बारे में नहीं पता है कि आपके जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब ये दोनों चीजें जो है वो एप्रोप्रिएट है। ये तीन चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी है एज पर SQC1 एंड SA220। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं आपके SA220 के बारे में। इसको एक बार याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले EQCR क्या डॉक्यूमेंट करेगा, क्या उसने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या उसने टाइमली वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, एंड वो प्रोसीजर्स करते टाइम क्या उसको कोई अनरिजॉल्व मैटर्स पता चले क्या। सिंपल, ठीक है, 3 पॉइंट हमें लिखने हैं सिंपल से। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं SA220 के बारे में। SA220 में बताया गया है एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में। SQC1 में एंगेजमेंट पार्टनर की आप देखेंगे ना बात होती नहीं है, क्योंकि आपका SQC1 जो है वो पूरे फर्म के लेवल से बात करता है। SA220 पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की बात करता है, और वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में ही आपके एंगेजमेंट पार्टनर का रेलेवेंस आता है, रोल आता है। इसलिए यहां पे सबसे पहले बात की गई है कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है EQCR के प्रति। विथ रिस्पेक्ट टू EQCR हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि EQCR एक्चुअली अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में EQCR की एप्लीकेबिलिटी है क्या, और अगर एप्लीकेबिलिटी है तो वहां पे EQCR को अपॉइंट किया गया है कि नहीं किया गया है, ये मुझे ही चेक करना है। क्या मुझे अपॉइंट करना है EQCR को? यहां पे फंसोगे आप लोग। मुझे चेक करना है EQCR अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे अपॉइंट नहीं करना है EQCR को। दूसरी चीज, मुझे सिग्निफिकेंट मैटर्स उसके साथ डिस्कस करने हैं। उसका काम क्या है सर? उसका काम है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करना, तो मुझे वही सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, वही सिग्निफिकेंट मैटर्स उसके साथ डिस्कस करने हैं, बनाने हैं उसके साथ डिस्कशन करके, बट ऑब्वियसली उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट में मुझे, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तब तक अपनी रिपोर्ट को डेट नहीं डालनी है, तब तक अपनी रिपोर्ट को नहीं देना है जब तक मेरा EQCR कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है विद रिस्पेक्ट टू EQCR। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? डिटरमाइन करना है कि EQCR जो है वो अपॉइंट हो चुका है। दूसरा, यहां पे बोला गया, देखिए डिटरमाइन करना है कि EQCR अपॉइंट हो गया है, EQCR को अपॉइंट नहीं करना है। दूसरा,
डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ऑडिट उसके साथ। एंड तीसरी चीज, अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट को डेट नहीं डालनी है जब तक मेरा EQCR खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, यस सर, यही तीन चीज हमें बार बार वापस लिखनी है। जब अपना पूरा पेपर आएगा इसमें आपको क्वेश्चन इस पे आएगा कि हमने तो दे दिया भाई, डेट वेट डाल दिया, बताओ सही किया कि नहीं किया, बिल्कुल गलत किया। तो भाई पहले देखना अपॉइंट हुआ है क्या, दूसरा उसके साथ सिग्निफिकेंट अपॉइंट हो गया तो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस कर लो, और जब तक मैटर्स डिस्कस नहीं कर लेते तब तक उस अपनी रिपोर्ट पे डेट मत डाल देना। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमें लिखने हैं। एक बार एक क्वेश्चन आता है इसके साथ से, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमें क्वेश्चन नंबर 5 अभी कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बोलना चाह रहा है कि देखिए, पाइन एंड एसोसिएट्स इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बीबी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एंड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन 6 years ago. The field work during the audit of financial statements of the company for the year ended 31st March 2023 was completed on 1st May 2023. The auditor's report was dated 15th May 2023. During that documentation review of the engagement, it was observed that EQCR was completed on 18th May 2023 and engagement partner had completed his reviews in entirety by 12th May 2023. अब यहाँ पे हुआ क्या, आप ध्यान दीजिएगा कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट तो हमारी 15th May 2023, चलो पूरे बता देता हूं मैं आपको कि पाइन एंड एसोसिएट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर बीबी लिमिटेड का, जो एक लिस्टेड कंपनी है, जो जिसके ऑपरेशन 6 साल पहले खत्म हो गए थे। हमारा जो फील्ड वर्क है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, वो हमारा 1st May तक खत्म हो गया है। फील्ड वर्क मतलब क्या, ऑडिट करना है, एक्चुअली में ऑडिट करना, वो एक्चुअल ऑडिट करके हमने 1st May को निपटा दिया है। हमने 1st May के बाद ऑडिट रिपोर्ट की अपनी डेट डाल दी 15th May को। 15th May को हमने ऐसा बोल दिया भाई हमें तो सारे एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन यहां पे जब हम रिव्यू कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन का तब हमें पता चला कि आपका जो EQCR है वो तो 18th May को खत्म हुआ है। दिक्कत हो गई ना सर, आपने ऑडिट रिपोर्ट की डेट तो 15th में डाल दी, लेकिन आपका EQCR तो 3 दिन बाद खत्म हो रहा है। आपका एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू खत्म हो चुका है 12th May तक, मतलब इस डेट से पहले आपका एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू तो हो चुका है, लेकिन EQCR नहीं हुआ है। आपको EQCR के बाद डेट डालनी थी, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने ऐसे 220 का पूरा रेफरेंस दे दिया, पूरा नाम लिख दिया, फिर हमने बोल दिया कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तीनों पॉइंट हमने लिख दिए। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको क्वेश्चन पूछा जाए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड आपको जितने भी टॉपिक्स पता है उन सब टॉपिक्स पे आपको अपना इनपुट लिखना है, मतलब उस सब टॉपिक्स पे आपको अपने आंसर में लिख के आना है। क्योंकि आपको नहीं पता ICI कौन सा टॉपिक इसमें अपने आंसर में इंक्लूड कर ले, आपको आता तो था वो टॉपिक, लेकिन आपको नहीं पता था इधर लिखना है, वो रेलेवेंट है लिखने के लिए। ICI ने अपने आंसर में लिखा है, मतलब उसके मार्क्स होंगे, और अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ऐसा होता आया है और ऐसा आगे भी होता रहेगा, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ ये नहीं लिख के आ सकते कि भाई उसको EP की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि EP की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, उसके अराउंड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उसके अराउंड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। यहां पे भी इन्होंने सेम चीज करी है, ये तीनों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी। अब यहां पे इन्होंने एक और SS 700 का रेफरेंस दे दिया। अब सर SS 700 तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ऑब्वियसली सर हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आपको SS 700 का रेफरेंस कैसे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया कि जब हम SS 700 पे पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम यही चीज पढ़ेंगे जो मैंने आपको भी बताई कि सर जब हम ऑडिट रिपोर्ट की डेट डाल रहे हैं तो हम उस दिन ही ऑडिट रिपोर्ट की डेट डालेंगे जिस दिन ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, और अब उसके बेसिस पे वो अपना ऑडिटर्स ओपिनियन दे सकता है। जब तक उसके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आया हो तब तक वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं डाल सकता है। अब सर इसका रेलेवेंस यहां पे कैसे है, क्योंकि यहां पे हम ऐसा मानते हैं कि जब तक हमारा EQCR ना हो जाए तब तक हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। तो अगर हमारा EQCR ही खत्म नहीं हुआ, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो हम अपनी डेट नहीं डाल सकते हैं। एज पर SS 700 को भी हमने यहां पे लिंक करके बता दिया कि वहां पे भी ये बात लिखी गई थी, ऐसे 220 में भी बात लिखी गई है। तो यहां पे जो एंगेजमेंट पार्टनर ने किया है वो बिल्कुल गलत है। ये पूरा चीज जो मैंने आपको बताया वही बोला गया है कि सर EQCR करना ये हमारे एंगेजमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, अगर हमने ये कर दिया तो हम मानते हैं कि हाँ हमें एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। ठीक है, यस सर। इन दिस केस क्या हुआ वो पूरा इन्होंने समझा दिया। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इन द गिवन केस आपको पूरा ये सब जो पूरा इन्होंने क्वेश्चन लिखा है इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 2-3 लाइन में इसको लिख के आ जाइएगा। इन द गिवन केस के यूजुअली मार्क्स नहीं होते, मैंने तो कहीं पे मार्क्स नहीं देखे इन द गिवन केस का ICI ने कभी भी 1 मार्क रखा हो, तो क्योंकि उनको भी पता है क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये सब तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इन द गिवन केस। और लास्ट में इन्होंने बोल दिया जो ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने इशू करी थी 15th May को, ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने 15 May को इशू करी थी। हाउएवर जो EQCR था वो 18th May को हुआ है, जो लेटर देन द डेट ऑफ
ऑडिट रिपोर्ट है। इन व्यू ऑफ द अबव, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है जो अपने कंप्लीशन ऑफ EQSA से पहले डाली गई है वो करेक्ट नहीं है। जो आपने डेट डाली है ऑडिट रिपोर्ट की वो आपने करेक्ट नहीं डाली, सिर्फ इतना सा हमको बताना था। क्या पूछा था इन्होंने? कमेंट। भाई इस पे कमेंट करके बता दो क्या किया इन्होंने। तो हमने तो पहले पूरा प्रोविजन बताया, हमने कोई और प्रोविजन लग रहा था उसको भी एक्सप्लेन किया, और फिर लास्ट में इन द गिवन केस बता दिया, और लास्ट में अपना कंक्लूजन बता दिया कि भाई ये जो इन्होंने किया है ये गलत किया है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सर नेक्स्ट क्या है ऐसे 220 में टॉपिक। अब है, हम जब बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि सर EQCR को ना सब सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो सर ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का इवैल्यूएशन में होता क्या है सर, मतलब क्या इवैल्यूएट करता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सर जब हम EQCR एज एन EQCR में इवैल्यूएशन कर रहा हूं सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का, तो उसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाया किसने है? सर सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाया तो मेरे एंगेजमेंट पार्टनर ने, बड़े बड़े जजमेंट्स तो वही बनाता है। तो मैं ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स उसके साथ ही डिस्कस कर लूंगा ना, उसको तो पता होगा क्यों बनाया, कैसे बनाया, कहां बनाया, सही बनाया कि गलत बनाया, उसको तो अंदर की बातें सारी पता है। तो मैं सबसे पहले डिस्कशन कर लूंगा एंगेजमेंट पार्टनर के साथ कि भाई आपने ये जो सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाया वो कैसे बनाया। अब एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई मैंने गलत बनाया, मैंने तो भाई है ना कुछ गलत गलत मिल रहा था लेकिन मैंने उसको सही बनाने के लिए सिग्निफिकेंट जजमेंट बना दिया। एंगेजमेंट पार्टनर तो अपने बारे में तो तारीफ ही करेगा ना, भाई देख लो एकदम सही बनाया भाई, एकदम पूरा पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए बनाया, टेंशन मतलब भाई एकदम सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाया, ऐसा तो एंगेजमेंट पार्टनर बोलेगा। तो मैं अब उसके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने लग जाऊंगा, उसके जो भी पूरी टीम में जो भी उस सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन को मैं रिव्यू करने लग जाऊंगा। ठीक है, एक तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करूंगा और साथ ही साथ मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंड जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है उन दोनों को भी रिव्यू करूंगा। और जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी उसमें जो भी उन्होंने कंक्लूजन्स बनाए होंगे, कंक्लूजन्स मतलब जो ओपिनियंस दिए होंगे, वो मैं चेक करूंगा कि वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, इन्होंने एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस लिया है क्या नहीं लिया है। ये मेरा पूरा आप मान लीजिए दिस इज द वर्क ऑफ EQCR, एग्जैक्ट वर्क, मतलब जो आपका मोटा मोटा वर्क होता है EQCR का, वो ये वर्क है हमारा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को इवैल्यूएट करने का। क्या वर्क है सर, एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट मैटर्स मेरे एंगेजमेंट पार्टनर के साथ। दूसरा मुझे रिव्यू करना है सिलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन को। अब कौन सी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन? जो डॉक्यूमेंटेशन मेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के साथ रिलेट करती है या फिर जो कंक्लूजन मैंने बनाए हैं उसके साथ रिलेट करती है, वो सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन को मैं रिव्यू करूंगा। फिर मैं रिव्यू करूंगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और प्रोपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट को। यहां पे सर प्रपोज क्यों लिखा गया, अगर आपके दिमाग में आ गया है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट अभी तक फाइनल है ही नहीं, फाइनल होगी जब इसकी डेट डाल दी जाएगी, और डेट हम डाल नहीं सकते क्योंकि EQCR तो चल रहा है, इसीलिए यहां पे प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट यूज हुआ है। ठीक है, ये आपके MCQ में भी आ सकता है भाई, मैं बता रहा हूं, अभी तक पूछा नहीं ऐसे MCQ, लेकिन उसको MCQ टफ बनाना होगा ना, वो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो गायब कर देगा। दो ऑप्शन में आपके ये वर्ड नहीं रखेगा, 2 ऑप्शन में आपका प्रपोज वर्ड रखेगा, और बताओ कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सा इसमें चेंज क्या है, मुझे तो डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसे। नेक्स्ट इवैल्यूएशन करना है उसको कंक्लूजन्स का जो भी हमने बनाए हैं, एंड क्या वो जो प्रोपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। ये 4 पॉइंट हमें लिखने हैं जब भी हमें EQCR के ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ जाए ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट। क्या 4 पॉइंट है सर? सबसे पहले डिस्कस करेगा एंगेजमेंट पार्टनर के साथ। अगर वो बोलता है सब कुछ सही है, मैं एंगेजमेंट पार्टनर की बात नहीं मान सकता, मुझे उसके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना पड़ेगा। सर डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने का मतलब होता है रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट को। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक है, लेकिन मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट को क्यों रिव्यू करूंगा? क्योंकि मैं ये चेक करूंगा कि उन्होंने जो कंक्लूजन्स बनाए हैं वो एप्रोप्रिएट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ऐसे कौन से मैटर्स है जो EQCR कंसीडर करेगा फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज हैं। एक सेकंड, आप बोल रहे हो यहां पे लिखा है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय EQCR फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, आप ये बोल रहे हो अरे यहां पे भी मैटर्स है टू बी कंसीडर्ड बाय EQCR फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये दोनों सेम कैसे है सर? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे वो आपसे डायरेक्टली पूछे कि भाई बताओ कौन कौन से मैटर्स EQCR को कंसीडर करने चाहिए, और वहां पे ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको लिस्टेड एंटिटी ही दी होगी, तो फिर आप क्या करना, एक बार तो एज पर SQC1 ये वाले मैटर्स लिख के आ जाना, और एक बार तो एज पर SA220 ये 3 मैटर्स लिख के आ जाना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ICS ज्यादा लिखने पे आपके मार्क्स नहीं काटता है, कम लिखने पे तो ऑब्वियसली कटेंगे, लेकिन ज्यादा लिखने पे मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर ICA के सजेस्टेड आंसर में ये 3 पॉइंट्स हुए और आपने इन 3 पॉइंट्स के साथ साथ ये 5 पॉइंट भी लिख दिए, तो ऐसा मत सोचना कि अरे मैंने ये 5 पॉइंट लिख दिए, ये 5 पॉइंट गलत थे तो ICA मेरे मार्क्स काट लेगा, ये 3 पॉइंट के भी मार्क्स नहीं देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज लिखी है जो उनके सजेस्टेड आंसर में है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, बाकी आप उसके अलावा कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी अंट शंट लिख के आ जाओ, जो भी आपके दिमाग में आए, आपके
आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये एक ट्रिक है जो मुझे 500 प्लस और सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस करने के बाद पता चली है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाले मैटर्स क्या है सर, एज पर एसे 220 क्या बोलता है, वही सेम मैटर्स, मतलब मोटा मोटा वही सेम मैटर्स है जो हमने SQC1 में डिस्कस किए। क्या मैटर्स है सर, सबसे पहला सर इंडिपेंडेंस, क्योंकि वहां पे भी सबसे पहले मैंने आपको बताया था SQC1 में भी कि इंडिपेंडेंस हमारे लिए सबसे बड़ा इवैल्यूएशन वाला पॉइंट होता है एज एन EQCR, उसके बिना हम क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंस यहां पे भी हम सबसे पहले चेक करेंगे। नेक्स्ट हम कंसल्टेशंस एंड कंक्लूजन्स चेक करेंगे, कहां से आपने क्या कंसल्टेशन लिया, क्या कंक्लूजन बनाया, एंड तीसरा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और उसके कंक्लूजन को चेक कर लेंगे। वही तीन चीज जो हमने इस SQC1 में भी चेक करी थी, ठीक है। ये लिस्टेड एंटिटीज की बात हो रही है एज पर एसे 220। सेम तीन चीजें यहाँ पे, टीम्स इवैल्यूएशन की बाय फर्म का इंडिपेंडेंस का आप इवैल्यूएशन कैसे करते हो रिलेटिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरा आपको ये चेक करना है कि क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई थी उन मैटर्स के बारे में जिन मैटर्स पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। अब सर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब क्या, मेरा कोई ओपिनियन है, आपका कोई ओपिनियन है, आपके हिसाब से ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से ये क्लास जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने के लिए हमें कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, तो मुझे एज एन EQCR चेक करना पड़ेगा क्या मैंने अप्रोप्रिएट, मतलब टीम ने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली थी या नहीं ली थी उन मैटर्स के लिए जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर कोई डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स के लिए आपने कंसल्टेशन ली थी क्या, उस कंसल्टेशन में जो कंक्लूजन्स थे वो कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट थे क्या, ये मैं चेक करूंगा। तीसरा पॉइंट, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने सिलेक्ट किया है उन वर्क के लिए, उन चीजों के लिए जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के बारे में बात होती है, कंक्लूजन्स के बारे में बात होती है, वो सही से बने हैं कि नहीं बने हैं, हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो सही से बने हैं कि नहीं बने हैं। ये तीन चीज मैं चेक करूंगा रादर मेरे एसे 220 में जब मैं EP की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा हूं इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यस सर, क्या बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 हमें यह बोलता है कि देखो बच्चों, हमारे साथ हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ महावीर लिमिटेड, ओह माय गॉड, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ महावीर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी engagement partner completed his reviews and also ensured compliance with independence requirements that apply to the audit engagement. The engagement files were also reviewed by the EQCR except the independence assessment documentation. Engagement partner was of the view that matters related to independent assessment are the responsibility of the engagement partner and not EQCR. EQCR objected to this and refused to sign off the documentation. Please advise as per SA 220. यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे हुआ हम महावीर लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं जो लिस्टेड कंपनी है, जहां पे एंगेजमेंट पार्टनर ने अपना रिव्यू खत्म कर लिया है और उसने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस भी चेक कर लिया है, ठीक है। एंगेजमेंट फाइल्स जो है वो हमारे EQCR ने भी रिव्यू कर ली है, लेकिन उसने इंडिपेंडेंस असेसमेंट अभी तक किया नहीं है कि पूरी टीम इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसने अभी तक देखा नहीं है। एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि यार ये जो इंडिपेंडेंस के मैटर्स है ना, ये तो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये EQCR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। EQCR ने इससे ऑब्जेक्ट किया, वो बोल रहा है नहीं तुम जो बोल रहे हो गलत है और अब मैं इस इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंटेशन को साइन ऑफ नहीं करूंगा। साइन ऑफ मतलब क्या होता है, एक वो टिक टिक लगाना होता है, वो मैं टिक नहीं लगाऊंगा, इन द सेंस मैं उस डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू नहीं करने वाला हूं। अब आप इस सिचुएशन में एडवाइस कीजिए एज पर एसे 220, यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया आपको एज पर एसे 220 इसको एडवाइस करना है। अब यहां पे आप देखिए, आपको पता नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या आंसर लिखना है, तो सबसे पहली चीज हमको यहां पे देख के समझ में आ रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर ये बोल रहा था कि इंडिपेंडेंस का असेसमेंट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को पकड़ना पड़ेगा कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिपेंडेंस का असेसमेंट करना। तो अब आपको लेके चलना पड़ेगा मुझे आपके पुराने वाले लेक्चर, मतलब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में जहां पे हमने बात किया था सेकंड एलिमेंट ऑफ SQC1 के बारे में, दैट वाज योर एथिकल रिक्वायरमेंट्स। उसमें सबसे बेसिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, इंडिपेंडेंस। याद आ रहा है आप लोगों को? तो वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट एंगेजमेंट पार्टनर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी गई थी कि कैसे कैसे हमें आगे काम करना है, मतलब क्या क्या चीजें चेक करनी है, कम्युनिकेट करना है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, सेफ गार्ड को लगाना है, नहीं हो रहा तो विड्रॉ कर लेना है, अपने फर्म को बता देना है नोटिफाइड ब्रीचेस के बारे में। तो वही सारी चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि सर देखिए आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करो जो थ्रेड्स होते हैं, फिर आप ये जो इंडिपेंडेंट ब्रीचेस है उनको आप आइडेंटिफाई करो कि क्या वो थ्रेड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन लो उन थ्रेड्स को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, सेफगार्ड लगाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, और ये सारी चीज़ों के बारे में अपने फर्म को प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर दो। तो मतलब जो एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा है ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंस चेक करना, तो ये तो एंगेजमेंट पार्टनर सही बोल रहा है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हमने अभी एसे 220 में ये भी पढ़ा है कि सर हमारे जो EQCR होता है उसको चेक
चेक करना पड़ता है, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है फर्म की इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू ऑडिट एंगेजमेंट। तो मतलब उसको फर्म की इंडिपेंडेंस को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है। वही सेम चीज यहां पे लिखी गई है कि उसको कंसीडर करना पड़ता है एंगेजमेंट टीम का इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस। मतलब यहां पे ईपी इतना तो सही बोल रहा है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जैसे उसने बोला कि ईक्यूसीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि इन द गिवन केस एंगेजमेंट पार्टनर नॉट राइट है, एंगेजमेंट पार्टनर सही नहीं है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन का साइन ऑफ करना है या फिर चेक करना है वो हमारे ईक्यूसीआर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको देना पड़ेगा ताकि वो भी चेक कर पाए कि इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आईसीआई को क्या आंसर चाहिए वो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे एनालाइज करना है, क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था और हमें एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखना है। ये स्किल होती है। पढ़ तो आप लोगे, याद भी कर लोगे, लेकिन वो सोचना, ये दिमाग लगाना कि अच्छा यहां पे पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ऐसे करके मुझे लाइन वाइज आंसर देना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। वो आपको यहीं पे सिखाया जाएगा इस पूरे बैच में कैसे आपको वो करना है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ईपी के डॉक्यूमेंटेशन। सर ईक्यूसीआर डॉक्यूमेंट बना रहा है तो ईपी खुद भी तो डॉक्यूमेंट बनाएगा ना, तो ईक्यूसीआर ईपी भी तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, वर्किंग पेपर बनाएगा। तो ईपी जो वर्किंग पेपर बनाएगा एज पर एसे 220 वो वर्किंग पेपर में वो क्या लिखेगा, सबसे पहले वो बताएगा कि भाई उसने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू क्यों किया, क्या कंक्लूजन थे उसके एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस के। दूसरा वो देखेगा जब वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस कर रहा था तो क्या उसने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। अगर इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो क्या वो इश्यूज थे और कैसे उसने उसको रिजॉल्व किया। अब इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कंसल्टेशंस लगेंगे, तो कौन से कंसल्टेशंस उसने लिए, क्या नेचर एंड स्कोप था कंसल्टेशंस का। ये चार चीजें हमारे बेचारे एंगेजमेंट पार्टनर को डॉक्यूमेंट करके चलनी पड़ती है। इधर ध्यान दीजिए कैसे याद करेंगे इसको। सबसे पहले भाई मैंने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कंटिन्यू क्यों किया। ये जो एंगेजमेंट पार्टनर का डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको पूरे सीए फाइनल ऑडिट में सिर्फ इधर ही मिलेगा, तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि जैसे ही मुझे कहीं पे भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट डज एन एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू डॉक्यूमेंट, अगर एज पर ऐसे 220 पूछ लिया फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो खतरनाक, फिर तो पता चल गया कि भाई यही वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा गया व्हाट डज एन एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू डॉक्यूमेंट और कुछ क्वालिटी करके आ रहा हो, तब आपको ध्यान आना चाहिए कि आपको ये वाला आंसर लिख के आना है। क्या डॉक्यूमेंट करना है सर, क्यों मैंने इसको एक्सेप्ट और कंटिन्यू किया। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट और कंटिन्यू कर लिया तो क्या मैंने इंडिपेंडेंस को कंप्लाई किया कि नहीं किया। अगर मैंने इंडिपेंडेंस को कंप्लाई नहीं किया था तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्या ऐसे कोई इश्यूज थे क्या, उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के लिए आपने जो कंसल्टेशन लिया उनका नेचर एंड स्कोप क्या था। बस ये चार चीजें मुझे डॉक्यूमेंट करके चलनी है। क्या चार चीजें सर, यहां पे देखिए कंक्लूजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, वो कंक्लूजंस कि आपने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। इश्यूज क्या है आपके पास कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स करने में एंड कैसे आपने उसको रिजॉल्व किया, एंड आपके जो कंसल्टेशंस थे जो आपने लिए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसका क्या नेचर एंड स्कोप था। ठीक है, यस सर। ये हमारा आप मान लीजिए ईक्यूसीआर अभी खत्म नहीं हुआ, सॉरी, ईक्यूसीआर का ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाए फिर हमारा ईक्यूसीआर भी खत्म हो जाएगा। अब याद है आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में बताया था, कहां गया ये रहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि सर आपके लेक्चर अच्छे हैं, नहीं हाँ आपके लेक्चर बहुत बढ़िया है। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब यहां पे क्या हुआ सर, आप एक बात ध्यान दीजिए, मैं हूं ईक्यूसीआर, सामने वाला आप हो एंगेजमेंट पार्टनर, आपने बोला नहीं यार मेरे हिसाब से ना ऑडिट में ऐसा होना चाहिए था। मैंने बोला नहीं यार आप गलत कर रहे हो यार, स्टैंडर्ड्स में तो देखो ये बात लिखी हुई है, आपको तो ऑडिट ऐसे करना चाहिए था, आपने तो ये गलत कर दिया। अब वो ईपी है यार, वो भी तो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसकी भी थोड़ा रुतबा है, उसका भी थोड़ा ईगो है, तो बोलेगा नहीं यार तू गलत बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, ये स्टैंडर्ड में देखा ऐसे लिखा हुआ है, इसको ना मेरे को ऐसे ही करना चाहिए, तो मैंने सही किया है, तू गलत बोल रहा है। तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और हमने स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है भाई जब तक आप ईक्यूसीआर खत्म ना कर लो तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे सकते। अब ये तो डेडलॉक सिचुएशन हो गई, भाई ईक्यूसीआर भी मानने के लिए रेडी नहीं है कि भाई हाँ सामने वाला सही है, एंगेजमेंट पार्टनर भी मानने के लिए रेडी नहीं है ईक्यूसीआर सही है, तो ईक्यूसीआर तो खत्म ही नहीं हो रहा, रिव्यू तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो चलता जा रहा है डिस्कशन, और ऑडिट रिपोर्ट इशू ही नहीं हो रही। ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हो रही तो भाई सामने वाले जो मैनेजमेंट है उनको ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल रही, उनको ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू ही नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भरोसा कर सके कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं। ये मैं पूरा लिंक करवा रहा हूं आपको बेसिक से, तो दिक्कत होगी भाई, ये तो क्या करेंगे, ये तो गलत हो गया भाई, अब क्या करेंगे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, जो हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ईपी एंड ईक्यूसीआर। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, आपको याद है मैंने बताया था कि भाई आपके जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है उसमें आप जब कंसल्टेशंस ले सकते हो डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर्स के लिए, आप किसी और से कंसल्टेशन लेने गए, आप इससे कंसल्टेशन लेने गए, आप उससे कंसल्टेशन लेने गए, सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। आपके विद इन टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, एक बंदा बोल रहा है, आर्टिकल बोल रहा है ये होना चाहिए, मैनेजर बोल रहा है ये होना चाहिए, पार्टनर बोल रहा है ये होना चाहिए। तो अगर कहीं पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा हो
तो भाई आपको उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पहले रिजॉल्व करना है, खत्म करना है, उसके बाद ही आप रिपोर्ट को इशू कर सकते हो। ये बात तो इन्होंने साफ कर दी कि भाई आपको पहले उस रिजोल्यूशन का लाओ, उस डिफरेंस का, फिर ही आप अपनी रिपोर्ट को इशू कर सकते हो। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे जो EQCR रेकमेंड कर रहा है वो EP एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंड जो मैटर हमने रिजॉल्व किया EP के हिसाब से उसने वो मैटर रिजॉल्व कर दिया, लेकिन EQCR के सेटिस्फैक्शन तक वो मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है, मतलब EQCR सेटिस्फाई नहीं हुआ है, उसके हिसाब से अभी और भी चीजें करने की जरूरत है, और EP मना कर रहा है कि नहीं भाई मैंने जितना कर दिया उतना सही है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब सर इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो फर्म है, EP की जो फर्म है, वो एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर अपनाएगी, एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर बनाएगी कि अच्छा अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जहां पे डिफरेंस ऑफ रिजोल्यूशन आ जाए तो हम इस डिफरेंस ऑफ रिजोल्यूशन को ऐसे सॉल्व करेंगे। वो एक फर्म बनाएगी और उस फर्म की हम वो वाली प्रोसीजर को फॉलो करके हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करेंगे। अब सर वो जो प्रोसीजर बनाएगी ना उसमें कुछ भी बोल सकती है फर्म, अपने हिसाब से उसको जो लगता है जैसे रिजॉल्व करवाना चाहिए वैसे वो करवा सकती है। जैसे कि भाई वो अपनी फर्म बोल दे कि आप किसी और प्रैक्टिशनर के साथ कंफर्म कर लो, और प्रैक्टिशनर मतलब किसी और CA के साथ कंसल्ट कर लो, आप किसी दूसरी फर्म के साथ कंसल्ट कर लो, आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ कंसल्ट कर लो, आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंसल्ट कर लो। तो ऐसे करके हमारी फर्म खुद ही बोल सकती है कि भाई आप ऐसे ये मेथड फॉलो करना अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो, और ये मेथड फॉलो करके पहले आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हटाओगे, फिर उसके बाद ही आप अपनी रिपोर्ट को इशू करोगे। ये बात आप ध्यान दे देना। क्या बोला सर? एक बार मैं वापस आपको रिवाइज कर लेता हूं पूरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि सर अगर कभी भी EP वर्सेस EQCR हो जाए, विद इन द टीम कोई डिफरेंस आ जाए, या फिर कोई पर्सन के साथ हमने जब कंसल्ट किया था उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, तो हम रिपोर्ट तो तभी देंगे जब हम ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। दूसरा, EP का रिकमेंडेशन अगर हमारा EQCR का रिकमेंडेशन EP फॉलो नहीं कर रहा, EQCR सेटिस्फाइड नहीं है टू द वर्क दैट EP हैज डन, तो फिर हम रिजॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म। ये जो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म होंगे उससे। ये आपके MCQ में पूछा जा चुका है। अब उसमें एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स में क्या हो सकता है कि आप अनदर फर्म के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, कंसल्ट कर लो, अनदर प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट कर लो, अनदर प्रोफेशनल बॉडी के साथ पास चले जाओ, रेगुलेटरी बॉडी के पास चले जाओ, उनसे पूछ लो क्या करना चाहिए, वो जो बोले वो कर लो, बस सिंपल सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है? यस सर, सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल है, मतलब इसमें आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसके बेसिस पे कर लेते हैं। क्या बोला सर ये क्वेश्चन नंबर 8? ये बोला है सर, BNE एंड कंपनी आर इन midst of audit process of a listed company. During the course of audit, an issue arose relating to revenues from contracts with customers in terms of Ind AS 115. The engagement partner took a certain stand. However, engagement EQCR recommended otherwise after review. The engagement partner is not willing to accept recommendations of reviewer. How can the stalemate be ended? यहाँ पे क्या हुआ? कुछ रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स के ऊपर कुछ इशू चल रहा था एज पर Ind AS 115। एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ स्टैंड ले लिया, वो बोला मेरे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन EQCR बोल रहा है नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो कुछ और ही सही है, लेकिन EP जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। तो भाई यहाँ पे आ गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब इस स्टेलमेट को, ये जो डेडलॉक सिचुएशन है, इसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो हम यहाँ पे बताएंगे भाई अगर कोई ऐसा रिकमेंडेशन है EQCR का जो EP एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंड ये जो मैटर है वो EP के EQCR के सेटिस्फेक्शन तक रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस मैटर को हम रिजॉल्व करेंगे बाय फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ फर्म। ये आपका कीवर्ड है, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म। जैसे क्या हो सकता है एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर में कि आप कंसल्ट कर लो अनदर प्रैक्टिशनर के साथ, फर्म के साथ, प्रोफेशनल बॉडी के साथ, रेगुलेटरी बॉडी के साथ, और ऑडिट रिपोर्ट को आप तभी इशू करोगे जब आपने इस मैटर को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है? यस सर, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट आपका एलिमेंट आता है, दैट इज मॉनिटरिंग। हमने QCS लगा दिया, हमने QCS इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन ये QCS ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अब हम चेक करने वाले हैं। ठीक है? तो मॉनिटरिंग करेंगे हम QCS की। QCS मतलब क्या होता है सर? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्या मॉनिटरिंग करेंगे सर? हम ये देखेंगे क्या हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रिलेवेंट है, क्या वो अभी एडिक्वेट है, क्या वो सही से ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल में बताया था, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा काम हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड क्या वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या एक्चुअली में लोग वो QCS को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 4 चीजें मैं चेक करता हूं मेरे मॉनिटरिंग में, और ये आपके न्यू सिलेबस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मतलब आपके मेन एग्जाम में न्यू सिलेबस में आया हुआ क्वेश्चन है ये मॉनिटरिंग का। तो अब हमें क्या मैटर्स कंसिडर करने हैं, क्या फैक्टर्स कंसिडर करने, ये चेक करने के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए हमारे QCS को, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हम मॉनिटर करते हैं सर QCS को? आप देखिए, सबसे पहला मॉनिटरिंग QCS। तो QCS में सबसे पहली चीज तो मैं ये देखूंगा ना भाई, मॉनिटरिंग करना दूर की बात है, मॉनिटरिंग मतलब क्या? चेक करना भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि भाई वो सही से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम बनाए ही अच्छे तरह से नहीं गए हो तो फिर तुम काम अच्छा क्या ही कर लोगे।
ठीक है, अगर तुम्हारी नीयत में ही खोट है तो तुम अच्छा काम कैसे ही कर लोगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हारी नीयत चेक करूंगा, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की नीयत चेक करूंगा। मतलब क्या, मैं ये चेक करूंगा कि भाई तुम्हें बनाया अच्छे से गया है, एंड दूसरा तुम्हें बना तो दिया लेकिन किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब आते हैं ना हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज, बना दिए जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। तो सॉरी, हाँ, तो हमारे केस ना हो जाए, हाँ, तो हमारे जो अप्रोप्रिएटली डिजाइन करना, हाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा था, डिजाइन किया गया लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो वो भी दो चीज सबसे पहले मैं ये चेक कर लूंगा कि क्या वो अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है एंड क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है। डिजाइन आपने अप्रोप्रिएटली किया है और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया है, सबसे पहली चीज मैं ये चेक कर लूंगा। ठीक है, मॉनिटरिंग की बात करें, मॉनिटरिंग QCS। फिर मैं ये चेक करूंगा कि सर क्या जो भी न्यू डेवलपमेंट्स आते हैं मेरे प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में, PRL, प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में जो मेरे नए नए चेंजेस आते हैं, नए नए डेवलपमेंट्स आते हैं, क्या वो अपने आप मेरे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। पता चला मैं कोई आउटडेटेड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, मुझे तो लगता था कि अच्छा एज पर स्टैंडर्ड्स ये होना चाहिए, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड्स अपडेट हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो भाई वो रेलेवेंट होना चाहिए ना, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था रेलेवेंट। तो रेलेवेंट के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई एज पर करंट सिचुएशन जो भी न्यू डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस आ रहे हैं इन माय PRL रिक्वायरमेंट्स, वो मेरे QCS में अपडेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर की बात करते हैं कि सर ये जो QCS करना है, QCS जो बनाना है, जो इंप्लीमेंट करना है, जो क्वालिटी के साथ काम करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि हाँ भाई एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है QCS के लिए। फिर अगर QCS में कुछ भी गड़बड़ होती है, मॉनिटरिंग में क्या चेक करना है सर, कोई गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, QCS जैसा काम करना चाहिए वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कुछ गड़बड़ हुई कि नहीं हुई। कोई किसी ने हमें कंप्लेन डाली हो, कोई आगे कोई सपोज ICA ने हमारा काम रिव्यू किया हो और उसने बोला भाई आप क्वालिटी से काम नहीं करते, तो कोई कंप्लेन किसी ने डाली हो, हमारे खुद के एम्प्लॉयज ने कंप्लेन डाली हो कि भाई यहाँ पे काम नहीं हो रहा क्वालिटी से, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा क्वालिटी से, कोई एलिगेशन लगाया हो किसी ने भाई तुम काम नहीं करते अच्छे से, तो जो भी हमारे कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस है उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ हमें रेमेडियल एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। रेमेडियल एक्शंस का मतलब क्या होता है कि सर कुछ अगर खराब हो गया तो उसको सुधारना पड़ेगा। सुधारना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा QCS तो सही चल रहा है लेकिन हमारे लोग खराब हैं, तो लोगों को हटा दो, नए लोगों को ले आओ, उनको अच्छे से ट्रेन करो, उनको अच्छे से अपस्किल करो। या फिर एक तो हो सकता है हमारे लोग खराब है, या फिर हो सकता है हमारा QCS ही खराब है, तो उसको हमें अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लोग खराब हो सकते हैं, QCS खराब हो सकता है, दोनों को रिप्लेस कर दो। ठीक है, यस सर, ये हमारे थे 8 पॉइंट। इसको सर याद कैसे कर सकते हैं मॉनिटरिंग के केस में। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है सर, मॉनिटरिंग का मतलब होता है सिंपल सा ये चेक करना कि आपको बनाया गया है कि सही से नहीं बनाया गया, और आपको इंप्लीमेंट सही से किया गया है कि नहीं किया गया है। अब बनाने का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएटली डिजाइन का मतलब क्या होता है। QCS कब अप्रोप्रिएटली डिजाइन माना जाएगा, जब कोई नए डेवलपमेंट्स आए, कोई नए चेंजेस आए, वो अपने आप ही आपके QCS में अपडेट हो जाएं, तो बोलेंगे कि हाँ भाई आपने अच्छे से डिजाइन किया है, अप्रोप्रिएटली डिजाइन किया है। अब ये सारा काम करना, उसको न्यू डेवलपमेंट्स को अपडेट करना QCS में, ये किसका काम है सर, एंगेजमेंट पार्टनर का काम है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है ये सब करना। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, ये तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो गई। एंगेजमेंट पार्टनर की एक और रिस्पांसिबिलिटी है कि जो भी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस आ रहे हैं उनके साथ उनको ही डील करना पड़ता है, और जैसे ही कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस आए एंगेजमेंट पार्टनर क्या करते हैं, वो अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस लेते हैं। या तो अपने फर्म से वो लोगों को निकालते हैं या फिर वो अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सुधारते हैं। तो ऐसे करके आप 5-6 पॉइंट्स याद रख सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए। क्या बोला सर, एक बार अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं। डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करना कि क्या QCS जो है हमारी फर्म का वो एप्रोप्रिएटली डिजाइंड है एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है। दूसरा, एग्जामिन करना क्या नए डेवलपमेंट्स जो हमारे PRL रिक्वायरमेंट्स में आते हैं वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्या QCS में, क्या अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग करना, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, इस मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम असाइन करेंगे पार्टनर्स को, अदर पर्संस को जिनके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी है अपनी फर्म में। मॉनिटरिंग करेगा कौन, ये भी तो बात है ना। सिर्फ सॉरी जो हमारे CEO है, MD है, MP है, वही मॉनिटरिंग थोड़ी करेंगे भाई, उनके पास और भी काम है। तो मॉनिटरिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम किसी पार्टनर को दे देंगे या फिर किसी अदर पर्सन को दे देंगे जिनके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी होनी चाहिए फर्म में। वो पता चला मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाई ये गलत है, सामने वाले ने चुप करा दिया,
तो भाई उसके पास एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी भी होनी चाहिए मॉनिटरिंग करने की, ठीक है। नेक्स्ट, डीलिंग करना है, हमें डील करना है कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस के साथ। अब ये कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस फर्म के अगेंस्ट भी आ सकती है, एम्प्लॉइज के अगेंस्ट भी आ सकती है। क्या कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस है कि हमने अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं किया है, और ये फर्म्स और ये जो हमारी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस है ये किसी पर्सन जो हमारी फर्म के अंदर जो पर्सन है उससे भी आ सकती है, और फर्म के बाहर जो पर्सन है उससे भी आ सकती है। मैंने क्या बोला, एक बार वापस से बोल रहा हूं, हमें वो कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस के साथ डील करना है जो हमारी फर्म के अगेंस्ट आई है, हमारे एम्प्लॉइज के अगेंस्ट आई है, क्योंकि हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का नॉन कंप्लायंस किया है, और ये कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस हमारे या तो फर्म के अंदर वाले बंदों ने किया है या फिर बाहर वाले बंदों ने किया है। नेक्स्ट, अब कंप्लेंट एंड एलिगेशन आ गए तो हमें रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप रेमेडियल एक्शंस लोगे या तो अपने पर्सनल के खिलाफ जिन्होंने भी हमारे क्यूसीएस को फॉलो नहीं किया था, या फिर आप एक्शन लोगे जो भी आपके क्यूसीएस में कोई डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इंटरनल कंट्रोल का मैंने बेसिक में आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर एएफआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं तो उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ये एज अ पार्ट ऑफ, मान लीजिए आप, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही होता है। तो यहां पे भी अगर कोई चीज डेफिशिएंसीज है तो हमें एक्शन लेके उन डेफिशिएंसीज को सुधारना पड़ेगा, या फिर कोई नॉन कंप्लायंस है तो हमें उनको आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, ये आपके 6 पॉइंट्स थे मॉनिटरिंग के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट आपका एक टॉपिक आता है SQC1 एंड SA220 का, मैकेनिज्म्स फॉर पीयर, मतलब आप मान लीजिए रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, हम अभी तक है ना EQCR की बात कर रहे थे। EQCR कौन होता है? सीए होता है सबसे पहली बात। दूसरा, वो हमारी फर्म का भी हो सकता है, सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा था अभी तक, एक कोई पर्सन, एक इंसान आके या फिर टीम ऑफ इंसान आके ना, जो हमारी फर्म ने ही अपॉइंट किया, एंगेजमेंट पार्टनर ने अपॉइंट नहीं किया, फर्म ने अपॉइंट किया है, वो आके हमारे काम को रिव्यू कर रहा था, ठीक है। वही अपने काम को रिव्यू कर रहा था, वही अपने फर्म को रिपोर्ट कर रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी, ये सब अंदर अंदर जो भी ऊपर नीचे होना था वैसे हो गया था। अब यहां पे आईसीआई क्या करता है, एक पीयर रिव्यू बोर्ड निकालता है। आईसीआई को नहीं पता ना कि भाई कौन सी फर्म कैसा काम कर रही है, क्योंकि ईक्यूसीआर उनको तो रिपोर्ट नहीं करता, इसीलिए वो अपनी एक पीयर रिव्यू बोर्ड बनाता है जिसमें वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भेजूंगा जो तुम्हारी क्वालिटी की रिव्यू करेंगे और तुम्हें सजेशंस देंगे कि कैसे तुम अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो ये आता है आपका पहला काम पीयर रिव्यू बोर्ड का। अब पीयर रिव्यू बोर्ड में कौन बनाता है इस पीयर रिव्यू बोर्ड को? तो आईसीआई में क्या होता है सर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स होते हैं, उनके काउंसिल होती है, उसके मेंबर्स होते हैं। तो उन्हीं सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स मिलके पीयर रिव्यू बोर्ड बना देते हैं। अब इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है सारे सीएस जो भी सीए इन प्रैक्टिस है उन सबकी क्वालिटी को एनहांस करना, ताकि वो बहुत अच्छा काम दे पाए अपने क्लाइंट्स को, जिससे हमारे प्रोफेशन में हमारी इज्जत बढ़ जाए। ठीक है, यस सर। अब ये सर इसको सीरियसली लेगा कौन? इसका काम क्या है? इसका क्या, मैं क्यों पीयर रिव्यू करवाऊं? मतलब मैं एक फर्म हूं, मैं क्यों किसी के साथ पीयर रिव्यू कराऊं? मैं क्यों किसी और को मेरे फर्म के रिव्यू करने दूं? तो यहां पे बोल रहा है कि सर अगर आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिए हुए, वो क्राइटेरिया अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ओल्ड कोर्स में हुआ करते थे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया में, एक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है तो आपके पास एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपने पीयर रिव्यू करवा लिया हो, मतलब आईसीआई को आप पे भरोसा हो कि भाई मैंने तेरा पीयर रिव्यू करवा लिया है, तू अच्छे से क्वालिटी देता है, तभी तू लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो यहां पे सिंपल सी ये चीज लिखी गई है कि अगर आपने पीयर रिव्यू करवाया और पीयर रिव्यू करवाए वाले बंदे, मतलब पीयर रिव्यूअर जो आपका रिव्यू करने आ रहा है, उसने आप पे जो रिपोर्ट निकाली वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट निकाली, मतलब एकदम क्लीन रिपोर्ट निकाली, उसके हिसाब से आपके सब क्वालिटी के साथ काम चल रहा है, तो आपको एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर आप ऑडिट कर सकते हो जिसका भी आप ऑडिट करना चाहो। लेकिन अगर उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट निकाली, उसने बोल दिया कि नहीं भाई आपके यहां पे क्वालिटी से काम नहीं होता है, तो आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट कौन सी डेट होगी जब आपका रिव्यू होने वाला है, डेट फॉर फॉलो ऑन रिव्यू आपको बता दिया जाएगा। तब तक आपको बोला जाएगा कि आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, हम वापस से रिव्यू करने आएंगे, अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो हम आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। दिस वाज, मतलब सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है पीयर रिव्यू बोर्ड में। अब हम आते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। सर एक पीयर रिव्यू बोर्ड है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, यहां पे आप बोल रहे हो क्वालिटी को रिव्यू करना है, यहां पे भी आप बोल रहे हो क्वालिटी को रिव्यू करना है, समझा नहीं मैं? तो अब ये क्या हुआ ना सर, ये तो आईसीआई की बॉडी है, राइट? पीयर रिव्यू बोर्ड आईसीआई की बॉडी है, यहां पे ये कोई पनिशमेंट देने के लिए नहीं आते, ये हमको बस समझाने आते हैं, फैलाने आते हैं, फुसलाने आते हैं, बताने आते हैं, रेकमेंड करने आते हैं। ये जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है इसमें आईसीआई के तो मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं। इनका मकसद होता है हमारी क्वालिटी में डेफिशिएंसीज को निकालना, हमारी क्वालिटी में बताना कि भाई हमने कहां गलत काम किया और हमें पनिश करना, पनिशमेंट देना भी इनका काम होता है। जबकि ये वाले लोग पनिशमेंट नहीं देते, ये वाले लोग दे सकते हैं, और ये रिस्क बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। सर ये रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए
लीजिए हम जो भी ऑडिट करते हैं ना अपने जीवन में, जितना भी ऑडिट हम करते हैं वो सब रिस्क बेस्ड अप्रोच पे करते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है, जहां पे भी हमको लग रहा है कि यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, वहां पे हम बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं जो भी हम ऑडिट करते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि यार यहां पे ना डेटास में कुछ तो गड़बड़ है, इनके बहुत बड़े बड़े डेटास है और कुछ ही डेटास है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन ये लोग करते हैं इन डेटास के साथ, मतलब यहां पे बहुत बड़ा घपला होने का चांस हो सकता है, तो इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है और इसीलिए मैं यहां पे बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। तो ये जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वाले बंदे होते हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार मेरे को जो पिछला फ्रॉड मिला था ना, वो मुझे मतलब पिछला जो मुझे ऑडिटर्स फ्रॉड मिला था वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मिला था, दूसरा जो मुझे ऑडिटर फ्रॉड मिला वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में मिला, तो मैं तीसरी कंपनी जो ऑडिट करूंगा या फिर तीसरी कंपनी का जो क्वालिटी रिव्यू करूंगा वो भी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे मुझे क्वालिटी कंट्रोल में कुछ लैप्सेस मिल सकते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज मिल सकती है। तो ये रिस्क बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। इनका काम क्या होता है सर, क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना। क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना मतलब क्या, पहले तो आपकी क्वालिटी को रिव्यू करते हैं, फिर आपके काउंसिल को रिकमेंड करते हैं कि भाई देखो ये वाला सीए जो है ना ये सही से काम कर रहा है, ये वाला जो सीए ना सही से काम नहीं कर रहा है, और लास्ट में आपके मेंबर्स मतलब हमारे हम जैसे जो मेंबर्स ऑफ आईसीआई होते हैं उनको ये गाइड करते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करो, और थोड़ा बहुत पनिशमेंट देके भी निकल जाते हैं। तो ये होता है आपका पूरा डिस्कशन जो मैंने किया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का। अब आप ये मान लीजिए एक आता है आपका नफरा। नफरा का फुल फॉर्म मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिख लीजिएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये तो आपकी एक अलग से ही रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाई गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, इसमें आपके आईसीआई का कुछ भी रोल नहीं होता है। ठीक है, ये अलग से ही बनाई गई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई है, और इसके अंदर आपकी बहुत सारी, ये नफरा सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सारी कंपनीज के ऑडिटर पे नफरा नहीं लग सकता है, नफरा आके उसकी रिपोर्टिंग या फिर क्वालिटी चेकिंग नहीं कर सकता है, सिर्फ कुछ कंपनीज है, लेकिन वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का नफरा करता है। बड़ी बड़ी मतलब लिस्टेड कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, आप पे ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन पे नफरा रिपोर्टिंग कर सकता है, मतलब उनके क्वालिटी को चेक कर सकता है, उनके ऑडिट क्लाइंट के ऑडिटर्स की क्वालिटी को चेक कर सकता है। ये क्या करता है सर, मॉनिटर करता है कंप्लायंस को कि भाई जो उसने बोला है जैसी क्वालिटी के साथ होना चाहिए था काम, वैसी क्वालिटी के साथ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा ये ओवरसी करता है हमारी क्वालिटी को। तीसरा ये सजेस्ट करता है हमें मेजर्स कि हम क्या कर सकते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। एंड लास्ट में ये करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स। कहीं पे भी अगर हमें पता चलता है कि कहीं पे भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है तो नफरा भी पहुंच जाता है अपनी लाठी लेके चेक करने के लिए कि क्या यहां पे ऑडिटर्स की वजह से फ्रॉड हुआ है, क्या ऑडिटर्स ने कुछ लैप्सेस कर दिए थे, डेफिशिएंसी कर दी थी, अपना काम अच्छे से नहीं किया था, इसलिए तो ये फ्रॉड हुआ है ना, इसलिए फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमारा नफरा चेक करता है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि सर ये नफरा आने से पहले, ये नफरा है अभी मार्केट का गुंडा। ठीक है, ये ना सीएस को पकड़ पकड़ के टारगेट कर रहा है, उनको सस्पेंड कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, फाइन लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप एक बार न्यूज मतलब आप गूगल पे टाइप कीजिए नफरा के एक्शंस, तो आपको बहुत सारे एक्शंस मिल जाएंगे सीएस पे जो नफरा ने लिए हैं। तो अभी ये गुंडा बना हुआ है नफरा। ठीक है, इससे पहले जो गुंडा था वो था हमारा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, लेकिन ये नफरा के आने के बाद ना ये क्वालिटी रिव्यू की जो बोर्ड की इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई है। इंपॉर्टेंस कम क्यों हो गई सर, तो यहां पे एक रूल है जो आपके May 25 के एमसीक्यू में पूछा गया था। एक रूल है यहां पे कि सर अगर नफरा के अंडर कोई भी कंपनी आ रही है तो वो कंपनी का रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं कर सकते, वो कंपनी का रिव्यू सिर्फ नफरा ही नफरा करेगा। मतलब जो भी बड़ी कंपनीज है उस पर सिर्फ और सिर्फ नफरा लगेगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं लग सकता। लेकिन अगर नफरा ने बोला कि हाँ भाई ले ले भाई तू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इसका तू रिव्यू कर ले, तो फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कर सकता है। समझे क्या बोला गया है, क्यूआरबी सिर्फ रिव्यू कर सकता है क्वालिटी ऑफ मेंबर्स उन एंटिटीज के ही जिस एंटिटीज हमारी नफरा रूल्स के अंदर कवर नहीं होती। जो एंटिटीज हमारे नफरा रूल्स के अंडर कवर होती है उसका सिर्फ नफरा कर सकता है, उसके अलावा जितनी भी एंटिटीज है उसका ऑडिटर की क्वालिटी का रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कर सकता है। एंड उस कंपनी का क्वालिटी रिव्यू कर सकता है क्यूआरबी, जो क्यूआरबी को रेफर किया गया है बाय द नफरा ने रेफर कर दिया कि हाँ भाई ले तू कर ले इसका क्वालिटी रिव्यू, तो फिर क्यूआरबी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। दो चीजों का क्यूआरबी करेगा, एक तो पहली वो कंपनीज जो नफरा के अंदर नहीं आती, दूसरी वो कंपनीज जो नफरा के अंदर आती है लेकिन नफरा ने बोल दिया कि भाई तू कर ले इसका क्वालिटी रिव्यू, तो वो कर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी हमारा गुंडा ये है, पहले गुंडा ये हुआ करता था। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बताया ना आपको 2 मार्क का एमसीक्यू सिर्फ इस लाइन पे उन्होंने पूछ लिया था, और थोड़ा सा घुमा के ही पूछा था कि ये कंपनी है, ये कंपनी इसके अंदर क्यूआरबी लगता है, इसके अंदर नफरा लगता है, ये सारी चीजें। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा बात है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, 12 और 13 आपको करने हैं। क्या बोला सर, 7 पे चलते हैं। सबसे पहले 7 हमें ये बोल रहा है कि सर ऋषि कुमार एंड कंपनी ने अपॉइंट किया है, सॉरी ऋषि कुमार हैज कंपनी एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ पीके लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17. सीए कुमार, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मिसेस ऋषि कुमार एंड कंपनी, completed entire routine audit work by 29th May 2017. Unfortunately, on the very next morning, while roving towards office of PK Limited to sign final audit report, he met with a road accident and died.
CA Rishi, another partner of Messrs. Rishi Kumar and Company, therefore signed the accounts of PK Limited without reviewing the work performed by CA Kumar. Advise whether CA Rishi is right in expressing an opinion on financial statements, the audit of which is performed by another auditor. अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, हमारी ऋषि कुमार एंड कंपनी है जो PK लिमिटेड का ऑडिट कर रही है। इसमें जो CA कुमार है, जो पार्टनर्स है ऋषि कुमार का, उसने सारा रूटीन ऑडिट वर्क खत्म कर लिया है 29 मार्च को, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही जा रहा था PK लिमिटेड के ऑफिस को फाइनल ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए, वो बेचारा साइन नहीं कर पाया, वो बेचारा मर गया, उसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब CA कुमार तो साइन नहीं कर सकता, वो था एंगेजमेंट पार्टनर, उसने पूरा काम कर रखा है। अब आया हमारा CA ऋषि, अनदर पार्टनर ऑफ मिसेस ऋषि कुमार, वो बोलता है कि भाई देखो CA कुमार चला गया, अब मैं उसकी जगह पे साइन कर देता हूं। उसने सारा काम कर लिया होगा, वो एंगेजमेंट पार्टनर था, उसको सारी नॉलेज है, वो CA है भाई, उसने काम तो अच्छे से किया ही होगा ना, मेरे को तो सिर्फ साइन करना है, तो मैं साइन करके आ जाता हूं। CA ऋषि ने सारा साइन कर दिया अकाउंट्स ऑफ PK लिमिटेड, लेकिन उसने बिना कुछ वेरीफाई किए, बिना कोई काम चेक किए कि मिस्टर कुमार ने अच्छे से काम किया था कि नहीं किया था, कुछ भी चेक नहीं किया, उसने डायरेक्ट साइन करके आ गया। एडवाइस करो, क्या CA ऋषि राइट है इन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या वो सही था ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए जिस ऑडिट का वर्क किसी और ने परफॉर्म किया है, कोई अनदर ऑडिटर ने परफॉर्म किया है? ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन बना है कि भाई किसी और ने काम किया, मैंने उसके जगह पे साइन कर दिया क्योंकि उसकी डेथ हो गई है और मैंने बिना कुछ चेक किए साइन कर दिया, तो क्या ये सही था गलत था? तो सबसे पहली चीज, एक मैं आपको ये चीज बता देता हूं, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज फ्रॉम योर प्रोनाउंसमेंट। ये आपके नया क्या बोलते हैं न्यू कोर्स में आया हुआ है, RTP May 25 का ही आपका क्वेश्चन है ये, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये आपका प्रोनाउंसमेंट का है। सो इट इज वेरी डिबेटेबल कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ये ICAR मॉड्यूल में नहीं है, ये प्रोनाउंसमेंट में दिया हुआ है। प्रोनाउंसमेंट आप बेसिकली आपके रॉ वर्जन ऑफ योर स्टैंडर्ड्स, तो आपका जो SA 220 का रॉ वर्जन है उसमें आपके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन ICAR ने अपनी ICAR मॉड्यूल में नहीं दिया है और ICAR ने कहीं भी नहीं बोला कि आपको प्रोनाउंसमेंट रेफर करना है। तो अगर आप मेरी मानो तो सर हमारे पास जो 160 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक है, पहले हम उतना ही कर ले, वही बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद हम किसी और चीज पे जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारे प्रोनाउंसमेंट पे जाने की। बट ऐसा भी कहा जा सकता है कि सिंस ये न्यू कोर्स में वापस से ICAR ने रिपीट किया था, तो इसका इंटेंशन हो सकता है इसको कवर करने का, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हाउएवर आई वुड रेकमेंड कि पहले हम एक बार 160 पेज कर लेते हैं, फिर हम ये वाले क्वेश्चन पे आएंगे कि अच्छा पहले 160 पेज अच्छे से हो जाए, फिर हम ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे या फिर अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। तो ये वाला पोर्शन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला पोर्शन ऑब्वियसली हम करने वाले हैं। ये वैसे तो आपके ऐसे मॉड्यूल में नहीं दिया गया, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये वाला करवा रहा हूं। ये तो पूरा याद करने वाला है कि भाई हमें क्या क्या रिव्यू प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं किसी और के काम को चेक करते टाइम। ठीक है, यस सर। ये क्या बोले सर, हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो ऑडिटर की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि भाई जब भी आप एक ऑडिट कर रहे हो ना, और जब भी आप अपना काम किसी को डेलीगेट कर रहे हो, क्या सर डेलीगेट मतलब क्या, मेरा काम है कुछ करना, एंगेजमेंट पार्टनर का काम कुछ करना है, वो किसी और को बोल रहा है कि तू मेरे लिए ये काम कर दे। तो जब आप कभी भी अपना काम डेलीगेट कर रहे हो किसी भी असिस्टेंट को, या फिर आप किसी और अदर ऑडिटर या फिर किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा जो मैनेजर है उसने कोई काम किया और मैं उस काम को यूज कर रहा हूं, मैं वापस से वो काम परफॉर्म करके नहीं देख रहा, मैं उस पर रिलाई कर रहा हूं, भरोसा कर रहा हूं कि इसने किया है तो सही किया होगा। तो अगर मैं किसी और का काम यूज कर रहा हूं या फिर मैं कोई काम डेलीगेट कर रहा हूं मेरे असिस्टेंट्स को, तो मैं वो कर सकता हूं। ठीक है, मैं कर सकता हूं वो काम, लेकिन उस काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपना काम करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता एंगेजमेंट पार्टनर होके कि अरे ये काम तो मेरे आर्टिकल ने किया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अरे भाई तू एंगेजमेंट पार्टनर है, तूने साइन किया है, तूने ओपिनियन दिया है, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए रिव्यू तेरे को अच्छे से करना चाहिए, जो भी काम किसी और ने किया है उस काम का तेरे को रिव्यू करना अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन तो इवेंचुअली तू दे रहा है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप काम, वैसे तो आप रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि भाई उन्होंने जो काम किया होगा वो सही किया होगा, प्रोवाइडेड यू आर एक्सरसाइजिंग एडिक्वेट स्किल एंड केयर। आप अपना स्किल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कॉशन रख रहे हो, आप ध्यान रख रहे हो कि भाई आपको ऐसा कोई भी रीजन नहीं पता कि आपको उसके काम पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। यहां पे आप नॉट और नॉट को हटा दो, मतलब आपको लगता है कि आपको उसके काम पे रिलाई करना चाहिए था, तभी आप उसके काम पे रिलाई कर रहे हो। तो यहां पे अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो यहां पे जो CA ऋषि ने रिलाई कर लिया वो चलेगा, लेकिन आपने आंख बंद करके रिलाई किया ना, आपने बिना कोई काम उसका रिव्यू किए रिलाई किया, आपने एडिक्वेट स्किल एंड केयर नहीं लगाई है, इसीलिए यहां पे आप गलत माने जाओगे। ये आपने गलती कर दी। आप अगर काम उसका थोड़ा सा चेक कर लेते, थोड़ा एडिक्वेट स्किल एंड केयर एक्सरसाइज कर लेते, तो फिर हम बोलते कि हाँ भाई आप रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या हुआ, आप रिलाई तो कर सकते हो प्रोवाइडेड आप एडिक्वेट स्किल एंड केयर एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी, और आप रिव्यू कर रहे हो जो भी काम मिस्टर कुमार ने परफॉर्म किया था उसको। तो ये मान लीजिए आप, ये फिर भी चलो एक बार पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा लॉजिकल
डिफिकल्ट पॉइंट है ये, लेकिन ये वाला तो आई स्टिल डाउट, तो ये वाला आप स्किप कर सकते हैं एक बार के लिए, 160 पेजेस पहले आप वो कर लीजिए, फिर हम ये वाले टॉपिक्स पे आएंगे, ये वाले पॉइंट्स पे आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपको एक छोटा सा नया पॉइंट मिल गया है, वैसे ऐसे 600 में वापस से रिपीट भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन ठीक है आप ये वाले को स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे यहाँ पे 12 और 13 हमको करना है, एक सेकंड भाई आ जाओ, यस 12 और 13 हमको करना है। 12 13 क्या बोल रहा है सर, 12 के बाद चलते हैं, 12 ये बोल रहा है सर, M&G and Associates, a firm of auditors, is appointed by a bank to conduct stock audit of a borrower. It deputes one of its paid chartered accountant employees, Sudhanshu, to conduct above stock audit. He leverages it as an opportunity to prevail upon the client to get the accounts audited from their firm. He also assures the client of a clean stock audit report without adverse comments as a quid pro quo. Is approach of Sudhanshu proper? How does it reflect upon quality control system of the firm? यहां पे क्या बोल रहा है कि सर एमएनपी फर्म ऑफ एसोसिएट्स है, एक बैंक ने उनको स्टॉक ऑडिट करने के लिए रखा है। सर ये स्टॉक ऑडिट क्या होता है, जैसे आपको क्या होता है, एक इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक सब कुछ सेम चीज है। जैसे मैं अगर सपोज किराने का मेरा स्टोर है, तो सब चीज जो मेरे किराने के स्टोर में रखी है वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, स्टॉक है, और उसका ऑडिट करवाने के लिए बैंक ने मुझे अपॉइंट किया है कि भाई बैंक ने किसी को लोन दिया होगा, लोन उसने स्टॉक के बेसिस पे दिया होगा, बैंक को तो पता होना चाहिए ना भाई कितना स्टॉक है सामने वाले के पास, मेरे बोरोवर के पास, तभी मैं उसको उतना ही लोन दूंगा। तो उसने मुझे एज अ सीए उसने मुझे रखा है कि भाई आप जाओ इसका स्टॉक ऑडिट करके आओ, मुझे बताओ इसका कितना स्टॉक पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा बोला गया कि आप स्टॉक ऑडिट करके आइए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मैं फर्म हूं और मेरे को बोला गया कि आप स्टॉक ऑडिट करवाना है, तो मैंने अपने किसी एक बंदे को बोला, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि आप जाओ और आप स्टॉक ऑडिट करवा के आओ, सुधांशु को बोला। तो सुधांशु ने क्या किया सर, उसने क्लाइंट से बात करी और उसने क्लाइंट को बोला कि आप अपना जो अकाउंट्स ऑडिटिंग वाला काम है, मतलब आपका जो ऑडिट वाला काम है, स्टॉक ऑडिट तो मैं करना है, आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट मेन ऑडिट वाला जो काम है वो आप हमसे करवाइए, हमारी फर्म से करवाइए। बैंक बोला, वो जो हमारा बोरोवर है वो बोला हम क्यों करवाए भाई आपसे, तो वो बोलता है भाई आप टेंशन मत लेना, आपका ये जो स्टॉक ऑडिट मैंने जो करने आया हूं उसकी जो रिपोर्ट मुझे बनानी है वो मैं एकदम क्लीन रिपोर्ट आपको बना के दूंगा, कोई भी एडवर्स कमेंट्स लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपना काम मुझे दे रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारी फर्म को दे रहे हो एज ए क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, लॉ में आपने पढ़ा होगा, समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसिडरेशन पे कर रहा हूं, आप मुझे काम दो, मैं आपको क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देता हूं। तो अब यहां पे पूछ रहा है क्या अप्रोच जो सुधांशु की थी वो प्रॉपर थी, एंड क्या वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे कैसा दर्शाता है, कैसा रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली ये जो सुधांशु ने किया है ये अप्रोच प्रॉपर नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी भी क्लाइंट को जाके कि आप मुझे ये वाला काम दे दो, मैं दूसरे काम के लिए आपको क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इशू करके दे देता हूं। ये प्रैक्टिसेस जो भी सुधांशु ने किया है ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स को वॉयलेट करती है। कोड ऑफ एथिक्स जो आपको याद होगा, मैंने बेसिक्स में बताया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जैसे ही आप मेंबर बन गए आईसीआई के, आप पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट लगता है, आप पे कोड ऑफ एथिक्स लगता है जो आईसीआई ने बनाया है। आपको एथिकल रहना है अपने बिहेवियर में, मोरली बिहेव करना है आपको, और यहां पे सुधांशु मोरली बिहेव नहीं कर रहा था, उसको हमने स्टॉक ऑडिट करवाने के लिए भेजा था, तो उसको सही से रिपोर्ट बना के हमें देनी चाहिए थी, जबकि उसने क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दी है। तो ये उसने मोरली बिहेव नहीं किया है, तो आपने वॉयलेट किया है कोड ऑफ एथिक्स को। इससे हमें पता चलता है कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है फर्म में वो एकदम खराब है, पुअर है। पुअर मतलब क्या, एकदम खराब है आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जो ऐसा बोलता है कि हमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में सारे फर्म पर्सनल को बता देना चाहिए। हमारी फर्म का एक पर्सनल है सुधांशु, वो सामने जाके ऐसे क्वालिटी कंट्रोल की धज्जियां उड़ा के आता है, मतलब हमने अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में अपने इंप्लॉइज को अच्छे से नहीं बता रखा है। ये एक लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे जो लोग हैं वो प्रॉपर्ली सेंसिटाइज्ड नहीं है रिगार्डिंग SQC1। सेंसिटाइज्ड का मतलब क्या होता है, वो अच्छे से अवेयर नहीं है कि हमें SQC1 के रिगार्डिंग ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, इससे हमें ये प्रतीत होता है। लास्ट में एक चीज बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 13, इधर देखिए क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है सर RSTN कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर द ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मशीनरी कंपोनेंट्स। द ऑडिट रिपोर्ट फॉर 2021 also included report on matters listed in CARO 2020 while reporting under clause 7A of the said order relating to regularity of undisputed statutory dues by the company. The auditors have commented that company is generally regular in depositing statutory dues to appropriate authorities. Is above reporting qualitative and in line with requirements of SA 220? सर ये आपने क्या बोला सर, समझ में नहीं आया। आपने कारो क्या बोल दिया सर, कारो क्या होता है? तो कारो बेसिकली आपका एक नया चैप्टर है, एक दूसरा चैप्टर है जो हम बाद में जाकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें आपके बेसिकली क्लॉजेस होते हैं। उस क्लॉज में आपका एक क्लॉज है क्लॉज नंबर 7, उस क्लॉज नंबर 7 में आपका सब क्लॉज है ए, तो क्लॉज नंबर 7A।
क्लॉज 7A क्या बोलता है कि आपके जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, सर ये स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या हो गया, आप ऐसा मान लीजिए जो भी पैसा आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, जैसे टैक्सेस हो गए, टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्स, ऑटोराइड टैक्स, आपके एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी टैक्सेस, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी टैक्सेस होते हैं उसको हम स्टैट्यूटरी ड्यूज बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट को हमें पेबल करना होता है। और एक उसमें होता है आपका अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड मतलब क्या, मुझे पता है मुझे गवर्नमेंट को इतना पे करना है, गवर्नमेंट को पता है कि उनको मुझसे इतना लेना है, दोनों इसमें इसके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। ये बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कारों में, आपको बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लॉज 7A में हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि क्या कंपनी रेगुलरली इस अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को डिपॉजिट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि एंटिटी के कितने स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, वो एंटिटी का ड्यू डेट कब कब था, कितना अमाउंट का स्टैट्यूटरी ड्यूज था, क्या उन्होंने ड्यू डेट, उन्होंने एक्चुअल डेट कौन सी पे किया था, उन्होंने कितना ड्यू डेट से आगे डिले किया हुआ है, ये सारी चीजें हमें उसमें बतानी पड़ती है। लेकिन हमारा जो ये पर्टिकुलर ऑडिटर है उसने सिर्फ इतना लिख दिया हमारे क्लॉज 7A में कि कंपनी जनरली रेगुलर है डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज में, कि कंपनी जनरली अब रेगुलर है डिपॉजिट करने में स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब ये जो इसने रिपोर्टिंग करी है जनरली रेगुलर वाली, क्या ये रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव का मतलब क्या, क्या इससे मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही है, क्या इससे मुझे कुछ पता चल रहा है एग्जैक्टली कि भाई कितना था, कितना ड्यू पे किया था, कितना डिले हुआ था, कितना पे ही नहीं किया है अभी तक, क्या मुझे ऐसी कोई सिचुएशन चीजें पता चल रही है? नहीं सर। एंड क्या ये ऐसे 220 के रिक्वायरमेंट्स में है? नहीं सर, क्योंकि ये क्वालिटेटिव नहीं है। तो यहां पे क्या बोला गया, ये जो टाइप ऑफ रिपोर्टिंग है ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये हमारे ऐसे 220 के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे 220 में बोला गया कि हमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं जिससे रीजनेबल अश्योरेंस मिले ऑडिटर को कि भाई हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी मतलब पीआरएल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की एक लाइन उठा के यहां पे चिपका दी इन्होंने और लास्ट में लिख दिया कि जो कारों की रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए ऑडिटर हमारे पीआरएल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यस सर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 आपको खुद करना है। अगर कोई आपको होमवर्क मतलब कोई डाउट आ जाए तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। एंड दूसरी चीज पार्ट 2 में आप देखेंगे ना, एक आपका ओल्ड कोर्स करके एक टॉपिक होगा, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, मैंने वैसे खोल नहीं रखा, मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए। आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स जहां पे लिखे होते हैं ना, वहां पे ये ओल्ड कोर्स करके टॉपिक्स होगा। ये आपके हर एक चैप्टर के लास्ट में अगर कोई ओल्ड कोर्स हो तो वहां पे एक टॉपिक मिलेगा आपको ओल्ड कोर्स का। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके ओल्ड कोर्स के टॉपिक्स है ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पुराने कोर्स के लिए रेलेवेंट थे, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पुराने कोर्स के लिए रेलेवेंट थे, नए कोर्स में ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। तो सर आपने ये क्वेश्चन क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन बैंक 100% एग्जॉस्ट बनानी पड़ती है, वरना बच्चे हम पे चिल्लाने लगते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कहां, ये वाला क्वेश्चन आपने डाला नहीं। तो हम अपने हिसाब से ये क्वेश्चंस निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रोनाउंसमेंट से पूछे गए हैं जो आपके न्यू मॉड्यूल में नहीं दिया गया है ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली इग्नोर करने हैं। इन केस इफ यू डिसाइड टू डू पार्ट 2 क्वेश्चंस, तो आप ये क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना। मुझे ये मत पूछना कि सर इसके जो आंसर है ये तो आपकी कॉन्सेप्ट बुक में है ही नहीं। अरे भाई ये क्वेश्चन, ये ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं सिंपली आपको वापस से एक और चीज बोलूंगा कि सर 160 पेजेस अच्छे से कर लो। 160 पेजेस मैं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 160 पेजेस अच्छे से कर लो, आपका बेड़ा आराम से पार हो जाएगा। बेड़ा क्या पार हो जाएगा, आप आराम से रैंक 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप 160 पेजेस कर लेते हो। तो उस 160 पेजेस को ही बार बार रिवाइज करो। ठीक है, यस सर। और सिंस हमारा SQC1 एंड SA220 चल रहा है, तो सिंपली सी एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपको कि ऑडिटर्स अपने काम में जैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स हमको भी अपने एफर्ट्स में क्वालिटी मेंटेन करनी है और हमें इस एग्जाम को क्लियर करके निकलना है। क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ हमारी एग्जाम नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर लाइफ सेट करने वाला है। आगे जाके हम जितना अच्छा इस एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये बात आपको मन में रख के पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्वालिटी के साथ पढ़ाई करनी है। क्विक रिकैप वीडियो आपके क्विक रिकैप सेक्शन में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, यस सर। तो इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पावर बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।